हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फटाफट मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट बताएंगे। गुड इवनिंग अंकिता। यस। अभी तक सब कुछ क्लियर है तो कि थोड़ी देर वेट करें, कोई आएगा या अब कोई नहीं आएगा आज? ठीक है। आपका लॉ हो गया है? कहाँ से? ओह दैट्स नाइस, यू आर फ्रॉम प्रयागराज। कैसा भीड़ भीड़ है वहाँ पे? बहुत ज़्यादा? तो अभी ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके वैष्णवी, ओके। कितनी भीड़ है? तो यार आज तो सब फ्री हो जाएगा ना, आज का ही था ना मेन तो। वो तो मुझे पता है, बट आई एम गोइंग ऑन 16th, तो 16th को खाली रहेगा ना? मुझे तो क्या कहते हैं, किसी ने बोला कि क्या कहते हैं कि मैम आप टेंशन मत लो, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है वो कह रहा है कि मैम आप टेंशन मत लो, दिल्ली से जो लोग जा रहे हैं ना, तो वो जा रहे हैं मेन रोड से, हम आपको गांव से लेके जाएंगे। तुमने जाके देखा है? कल ही आए हो? बहुत भीड़ है? मुझे बहुत डरा रहे हो यार तुम लोग। कल मैंने अपने पापा को जाके बोली ये बात कि क्या कहते हैं कि आप ना कैंसिल करा दो सब कुछ, तो वो मेरे सर हो गए। तो वो मुझे कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि हाँ, मैं यही समझ नहीं पा रही हूँ कि इंस्टाग्राम की रील्स में तो दिखा रहे हैं कि आप मिसगाइड मत हो, सब कुछ खा लिया है, सब कुछ खा लिया है। हाँ। पता नहीं यार, अब तो जाके ही पता चलेगा। 19 को तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि रो कर आई हूँ कि हंस कर आई हूँ। चलो, कोई नहीं। भैया माँ बाप के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, और मना कर दो तो फिर क्या कहते हैं, ऐसे बोल देंगे कि जब तुमको घूमने जाना होता है तो तुमको भीड़ कुछ नहीं कहती। तो इसीलिए चलो। तो व्हाट इज़ योर नेम? भारत? पार्थ, ओके। चलो। तो मुझे ना आपको दो तीन चीज़ें क्लियर करनी है, जो शायद ना आप लोग जो है दो तीन चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हो। तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग ये बात सुन लो। सबसे पहली बात, तो कल हमने एक चीज़ पढ़ी कि अगर फाइन जो है वो आपने पे नहीं किया तो आपको इम्प्रिजनमेंट मिला है, और फाइन मिला है। आपने पे नहीं किया तो आपको 6 साल में जो है वो फाइन को रिकवर करना है। पर अब ना कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम व्हाट इफ अगर पनिशमेंट 6 साल से ज़्यादा है तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई पनिशमेंट 10 साल में 10 साल की है तो आपको 10 साल में रिकवर करना है। बस हम कह रहे हैं आपको कि अगर नहीं है तो 6 साल में करना है, अगर कहीं दिया हुआ है तो जितना टाइम दिया हुआ है उतने में रिकवर करना है। पहली बात। ओ गॉड, अंकिता कह रही है कि नो मैम बहुत भीड़ है, मैं अभी प्रयागराज ही हूँ। अंकिता अच्छा अंकिता, मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। चलो यार, तो वक्त ही बताएगा। आई हैव नो अदर ऑप्शन आयुषी, आई हैव नो अदर ऑप्शन। कल ना मेरा जो है यहाँ से जाने के बाद मुझे विंध्या ने बताया कि जब मैं यहाँ पे थी तो मुझे विंध्या ने बताया कि ऐसे ऐसे मैम बहुत ट्रैफिक है। मुझे अभिषेक ने बताया कि मैम बनारस में जो है ना वो 15 किलोमीटर तक का जाम लगा है। तो सेम आई हैड अ कन्वर्सेशन विद माई फादर, बट ही इज़ नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड वट आई एम सेइंग। ही इज़ लाइक कि क्या कहते हैं, हमारी बात हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो आई वॉज लाइक फाइन। तो आई इवन आई हैड आर्ग्यूमेंट एज वेल। मैंने कहा यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो फिर मैंने उनका फ़ोन आखिरी में ना लड़ झगड़ के कट ही कर दिया। मैंने कहा जो तुम्हारे मन में आए तुम वो करो, कि अब ठीक है तुम तैयार हो परेशान होने के लिए तो फिर मैं भी तैयार हूँ। बस मैंने उनको ये डिस्क्लेमर दिया है कि अगर बहुत भीड़ हुई तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टेप आउट फ्रॉम माई कार। तुम्हें 15 किलोमीटर चलना है, 20 किलोमीटर चलना है, मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ खड़ी हूँ, तुम आ जाना चल के, जैसे भी आना हो।
तो दिस इज़ माई करंट सिचुएशन। सोच सोच के मुझे डर लग रहा है। चलो, तो पहली चीज़ तो ये थी कि 6 साल है तो 6 साल में करना है, और अगर 6 साल से ज़्यादा है तो आपको जितना टाइम भी दिया हुआ है उतने में कवर करना है। एक चैलेंज और मुझे लगा कि यू पीपल आर फेसिंग, एंड दैट चैलेंज इज़ कि शायद मुझे लगा कि कल भी वो चीज़ थी, वो आपको कहते हैं कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो वो आपको कहते हैं कि मैक्सिमम आपको 14 दिन को दे सकते हो एट अ टाइम। They are saying that maximum you can give 14 days at a time, पहला पॉइंट। दूसरा कहते हैं जितने दिन का आप दे रहे हो उतने ही दिन का इंटरवल होगा। तो अगर आपने एक बार 14 दिन के लिए दे दिया तो फिर आपको जो है उतने ही दिन का 14 डेज का इंटरवल देना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मैम व्हाट इज दिस 7 days इन अ मंथ। लेट मी टेल यू, देखो वो कहते हैं कि अगर इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा है तो जो है आपको हर महीने में 7 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना है। और आपको पता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तभी दी जाती है जब रिगरस होती है। जब रिगरस है तभी आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हो। तो अब हमें पता है कि 3 महीने से ज्यादा है तो 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है। हमने ये बात को पढ़ लिया, समझ में आई आपको ये बात। तो हम कह रहे हैं कि अगर 3 महीने से ज्यादा है तो आप 1 मंथ में कैसे दोगे, 7 दिन दोगे, उससे ज्यादा नहीं दोगे। अब बच्चों को लग रहा है कि मैम फिर ये 14 दिन का मतलब क्या हुआ कि एक साथ 14 दिन कैसे मिलेगी। बच्चे आप आइडिया लगाओ ना कि मैंने आपको 24 जनवरी को डाल दिया, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट 7 days ऑफ फेब्रुवरी हो गए, एक साथ क्या हो गया 14 दिन, और 1 महीने में 7 दिन। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि लगातार एक बारी आप क्या दे सकते हो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो 14 दिन की, बस ऐसे भी तो मिल रहा है। वो आपको कह रहे हैं कि पर 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने आपको महीने के लास्ट में 7 दिन दे दिया, महीने के शुरू में 7 दिन दे दिया, 14 डेज हो गया ना। तो बस सिंपल सी बात है। तो इसमें इतना कंफ्यूजन क्या है। बस उसके बाद हम कह रहे हैं कि उतना ही आपको इंटरवल देना है, तो हमने आपको 14 दिन का जो है वो इंटरवल दे दिया। क्लियर एवरीवन? अब बताओ मुझे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताओ, क्लियर? जल्दी मुझे बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियर हुई? गुड। चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमें अपना जो है वो जनरल एक्सेप्शन जो है वो शुरू करना है। जनरल एक्सेप्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। कल हमने पनिशमेंट जो है वो खत्म किया है। चैप्टर नंबर 3 इज टॉकिंग अबाउट जनरल एक्सेप्शन। बहुत आसान है याद करना, 14 to 44 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। देखो, मैं आपको ना सबसे पहले कुछ बातें बताना चाहती हूँ, और वो कुछ बातें इस तरह से हैं। आपने पहले आईपीसी पढ़ा है? आपने पढ़ा है? ठीक है, लॉ हो गया है कहाँ से? ठीक है, चलिए, तो हमारा पनिशमेंट का पोर्शन जो है वो हो चुका है। आज हम जनरल एक्सेप्शन शुरू करने वाले हैं, और मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझाती हूँ। कि देखो, हमने कहा कि हम ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़कर आए थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो जो लिखा है वो ऑफेंस उसको माना जाएगा, पनिशेबल माना जाएगा, किसी स्पेशल लॉ में है, किसी लोकल लॉ में है, तो हम उसको जो है वो ऑफेंस मानते हुए चलेंगे। हम कहते थे कि आपने अगर कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, अगर आपका मेंस रिया नहीं है, और अगर आपका क्या है गिल्टी एक्ट है, तो पनिशेबल हो सकता है। हर जगह मेंस रिया होना ज़रूरी नहीं है, हमने यही बात पढ़ी थी ना। बट हमने एक और मैगजिम पढ़ा था, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैन सिट्स रिया, दैट एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वॉज सो, कि हम एक मैन को तब तक गिल्टी नहीं कर सकते जब तक उसकी इंटेंशन ना हो। पर कुछ एक्सेप्शंस भी थे, वो हमने डिस्कस किए थे।
अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया है, ठीक है, वो क्रिमिनल एक्ट भी हो सकता है, क्योंकि व्हाट इज क्रिमिनल एक्ट? क्रिमिनल एक्ट इज समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, विच इज इलीगल, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया है जो क्रिमिनल हो सकता है, बट वो जनरल एक्सेप्शंस में कब फॉल करेगा? जब हम ये प्रूव कर दें कि आपकी लाइबिलिटी नहीं थी। लाइक आप जब ये बात प्रूव कर दो कि सामने वाले ने जो ये काम किया है वो किसी ऐसे रीज़न से किया है जो से वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं कि जनरल एक्सेप्शंस दो कैटेगरी के हो सकते हैं, एक तो एक्सक्यूजेबल एक्ट्स और एक होता है जस्टिफाइड एक्ट्स। एक्सक्यूजेबल एक्ट्स बच्चे क्या होता है कि जिस एक्ट में वी कैन से कि आपका मेंस रिया ही नहीं है, आपने काम ज़रूर किया है बट आपका मेन रिया नहीं है। आप उसको किसी भी तरह से लगा सकते हो कि जब आपने कोई काम किया है पर आपका मेंस रिया नहीं है। सपोज आपके सीनियर ऑफिसर ने आपको कहा कि बहुत ह्यूमन क्राई हो रहा है, स्टेट में ओपन फायरिंग कर दो मॉब पे, तो आपका कोई मेंस रिया नहीं है। वॉट एवर यू इज डूइंग इज बिकॉज ऑफ योर ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर, अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर पे आप ये काम कर रहे हो। तो हम आपको ये बात कह रहे हैं कि आपका एक्ट जो है वो क्या है? एक्सक्यूजेबल है। आपका एक्ट एक्सक्यूजेबल इसलिए क्योंकि आपका मेंस रिया नहीं है। अब एक चीज़ आती है जस्टिफिएबल एक्ट्स। जस्टिफिएबल एक्ट्स क्या होते हैं कि आपने कोई काम गुड फेथ में किया है, आपको पता है कि ये काम गलत है बट आपको ये बात पता है कि ये काम करना ज़रूरी है, ये नीड ऑफ द आवर है और आपने उस काम को गुड फेथ में किया है। आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं है पर वो करना उस वक्त ज़रूरी था। तो हम कह रहे हैं ऐसे एक्ट्स में जो है आप पनिशेबल नहीं होते हो। समझ में आई आपको बात? इन दीज काइंड ऑफ एक्ट्स यू आर नॉट बी लाइबल फॉर एनी अदर ऑफेंस। समझ में आई आपको छोटी सी बात? आप दोनों को आई समझ में? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? देखो मैं आपसे छोटी सी बात करती हूँ कि अगर आपने कभी आईपीसी नहीं पढ़ा है, मतलब आपने भारतीय न्याय संहिता नहीं पढ़ा है, तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने जो है वो ए का मर्डर कर दिया, ये गलत है ना? तो मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट अब आप जज बन गए, आप जज बन गए और जज बनने के बाद आपके सामने केस आया और आपको पता चला कि इसने मर्डर करा है और आपने उसको कहा कि इसको तो डेथ सेंटेंस होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। तो अब आपने किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया और अब हैंगमैन ने उसको जो है वो फांसी दे दी। तो आप मुझे बताओ कि क्या आप पनिशेबल, आपका एक्ट पनिशेबल होगा? किसमें फॉल करेगा बताओ? फॉरगेट एक्सक्यूजेबल है जस्टिफिएबल, एक्सटर्नल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। क्योंकि आपने कोई काम गलत। अब एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ पे पकड़ के बिठा लूँ और इस कमरे में बंद कर दूँ तो मैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए लाइबल हूँ? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको एक कमरे से बाहर कहीं पे भी ऐसी जगह बंद कर दिया कि ना तो आप कूद सकते हो ना जा सकते हो, कमरे में बंद कर दिया। समझ में आई बात? बट अब अगर यही काम किसी पुलिस ऑफिसर ने अपनी पुलिस की ड्यूटी करते समय एक पर्सन को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है, तो वो लाइबल है? तो वो उसकी ड्यूटी है ना। अगर उसको लग रहा है कि वो बिना बिना क्राइम करे क्यों अरेस्ट करेगा किसी को, तो वो उसकी ड्यूटी है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि वो लाइबल नहीं होगा। तो आज हम अपनी पूरी क्लास में सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं, जनरल एक्सेप्शंस। समझ में आई आपको? जनरल एक्सेप्शंस। और मैं आपको बता देती हूँ, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू, हर जगह जो है ये टॉपिक पेपर में आता ही आता है। चलो आप सबसे पहले जो है ना, आप इस बात को ऐसे समझो कि हमें जनरल एक्सेप्शंस की ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी हैव जनरल एक्सेप्शंस? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है। तो हम जो है हमारे को सबसे ज़्यादा जनरल एक्सेप्शंस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं कि अगर कहीं पे मेंस रिया एब्सेंट है, कहीं पे मेंस रिया एब्सेंट है, आपका मेंस रिया नहीं है, तब भी हम कहते हैं कि आप पनिशेबल हो सकते हो। बट हम ये बात कह रहे हैं कि अब जनरल एक्सेप्शन इसलिए ज़रूरी है कि मेंस रिया है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने अपना एक्ट किसी ना किसी कारण से किया है जो कि जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, तो अब आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफेंस नहीं है, आपने कोई इंडिपेंडेंट एक्ट किया है, वो आपका ऑफेंस नहीं है, और कोई एक्सटर्नल कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस भी होते, कोई एक्सटर्नल कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस भी होते, तो भी जो है वो आपका एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं बन सकता, क्योंकि वो किस में फॉल करता है? जनरल एक्सेप्शन में। अब इसका क्या कारण हो सकता है? पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसको जो है सामने वाले को अगर कोई क्राइम कर रहा है अरेस्ट करना है।
अगर कोई एक्सटर्नल यू कैन से कंपल्शन होती भी तो भी क्या फर्क पड़ता है, पुलिस वाला तो अरेस्ट करेगा ही करेगा ना। तो हम कह रहे हैं आपका एक्ट अभी भी जनरल डिफेंस में ही फॉल कर रहा है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जनरल एक्सेप्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि सोसाइटी में हम मानते हैं कि रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए, बट अगर हम हर एक्ट के लिए किसी इंसान को पनिश करना शुरू कर देंगे तो ये सोसाइटी के कॉन्साइंस को शेक कर देगा। हमने पहले दिन ये बात पढ़ी कि क्राइम नहीं होना चाहिए, वी अंडरस्टैंड क्राइम नहीं होना चाहिए, और क्योंकि क्राइम होगा तो वो सोसाइटी को शेक कर देगा, सोसाइटी का जो वजूद है वो हिल जाएगा। हम कह रहे हैं कि बट अगर हम हर क्राइम को पनिश करने लग गए बिना ये देखे कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या चीज़ें हैं, तो फिर तो वैसे ही, क्योंकि आपको पता है, आपने सुना है ना कि बेल इज़ रूल जेल इज़ एक्सेप्शन। सुना है, बेल इज़ रूल जेल इज़ एक्सेप्शन, कि बेल तो जो है वो आपको देनी देनी है, जेल आप तब दो जब बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अब तो बिना जेल में इसको डाले काम नहीं चल सकता। हमने हमेशा सुना है ना कि चाहे 100 कैदी फरार हो जाएं पर एक इनोसेंट जो है वो पनिश नहीं होना चाहिए। तो बस हमारा यही कारण है जनरल एक्सेप्शन का कि आपने कोई काम तो कर दिया है जिसे लॉ ये कहता है कि गलत है, पर आपने जो वो काम किया है वो कहीं ना कहीं किस में फॉल करता है, जनरल एक्सेप्शंस में, चैप्टर 3 में, कि आपने ये को जो काम किया है ये हो सकता है कि लॉ की नज़रों में गलत हो, पर जिस सर्कमस्टांसेस में आपने किया है तो आप अब उसके लिए लाइबल नहीं होगे, अदरवाइज आप हमेशा लाइबल होगे ही होगे। और आज हम इसको बहुत डिटेल में जो है वो पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको उसके साथ रीड करेंगे जो हमने पढ़ा था जनरल एक्सेप्शन वाला सेक्शन। आईपीसी का सेक्शन 6 था और बीएनएस का कौन सा है, 3 क्लॉज 1, 3 क्लॉज 1। चलिए आगे आइए। अब सबसे पहले जो है आप अपनी बेयर एक्ट में निकाल लीजिए सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 एक कुशाग्र के साथ आ जाओ। शिवानी अपना बेयर एक्ट शेयर कर लो उनके साथ। चलिए, जनरल एक्सेप्शंस आपको कहते हैं एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि हम दो चीज पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हम दो सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 14 एंड सेक्शन नंबर 17। यहां पे पढ़ो, यहां पर उसने लिखा है दैट यू आर बाउंड बाय लॉ, आपकी कोई लीगल ड्यूटी है। पढ़ो बेयर एक्ट को, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो उसे गलती से हो गया या तब उसने किया है जब वो बाउंड बाय लॉ है। देखो ये कह रहा है कि आपकी कोई लीगल ड्यूटी थी और आपने वो करा है, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। इसको मार्क करो, मार्क करो इसको कि आपने कोई काम किया। दे दो उनको पेन, दे दो। जब हम बेयर एक्ट लेते हैं तो साथ में मार्क भी करते हैं दूसरे की बेयर एक्ट में जो मैं बोलती हूँ। मिस्टेक ऑफ लॉ को मार्क करो। मिस्टेक ऑफ लॉ को आप मार्क कीजिए। कहते हैं कि आपने एक एक्ट किया है बट आपको वो किस वजह से हो गया है, फैक्ट की मिस्टेक की वजह से हो गया है, बट लॉ क्या मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और जो आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है वो गुड फेथ में किया है, क्योंकि आपको लगा यू बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। आपको लगा कि मैं बाउंड हूं लॉ की नजरों में, इसीलिए मुझे ये काम करना चाहिए। अब जो है आप आगे आओ और इसके नीचे इलस्ट्रेशन लिखिए, बच्चे इसको रीड करो, इसकी इलस्ट्रेशन को रीड करो। कहते हैं अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब। मॉब का मतलब होता है भीड़। एक सोल्जर ने भीड़ में क्या किया, फायर किया ऑन द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। उसके एक सोल्जर है, उसके सुपीरियर ऑफिसर ने कहा कि तुम जो है वो जितने लोग इकट्ठे हुए हैं उन पे गोलियां चला दो। इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। हम कह रहे हैं कि अब देखो, आप मेरी बात को समझो।
बहुत आसान है, आपको रटना नहीं है। जैसे आपने अभी तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ऐसे इसको रटना नहीं है। वो आपको कह रहा है 40 मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। फैक्ट क्या होता है, व्हाट इज फैक्ट, कि कोई भी तथ्य है, कोई भी चीज। मैं कह रही हूं कि मेरा नाम किफी अग्रवाल है, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज माई नेम। ठीक है, उन्होंने कहा उनका नाम पार्थ है, ये एक फैक्ट है कि उनका नाम पार्थ है। समझ में आई आपको मेरी बात? तो हम अब आपको एक चीज़ कह रहे हैं, हमने आपको एक छोटी सी चीज़ समझाई कि हम पढ़ रहे हैं। देखो अभी तक व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई चीज़ जो कि लॉ की नज़रों में गलत है और अगर आप वो काम करते हो तो आप जो है वो क्या हो जाओगे, लॉ की नज़रों में गुनहगार हो जाओगे, आप लाइबल हो जाओगे। यही पढ़ रहे हैं हम। पर अब वो आपको ये बात कह रहे हैं कि आप कोई एक्ट कर रहे हो जो कि लॉ की नजरों में गलत है, बिल्कुल आप गुनहगार हो जाओगे। बट आप गुनहगार, आप ऑफेंडर, आप अक्यूज कब नहीं माने जाओगे? अगर आपका एक्ट जो है वो किस में फॉल कर जाएगा? जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। और जनरल एक्सेप्शन क्या कहता है? बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, ये भीड़ है, हमने मान लिया मॉब मतलब भीड़, ये भीड़ है, मेरे पास रिवॉल्वर है और मैं गोली चला दूं सबको ठिश 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 ठिश, तो मैं लाइबल हूं मर्डर के लिए। पर मेरी जगह यहां पर अब एक सोल्जर खड़ा है और उसको उसके ऑफिसर ने कहा, क्योंकि वो लॉ के लिए, लॉ के उससे बाउंड है, उसके ऑफिसर ने कहा कि दुनिया लोग बहुत शोर मचा रहे हैं और अब हमें क्राउड को जो है ना वो रोकना पड़ेगा, तो तुम अब गोली चला दो। और उसने जब गोली चलाई, उसने हवा में गोली चलाई, बट हवा में गोली चलाने की वजह से किसी को लग भी गई, कोई मर गया, तो क्या सोल्जर मर्डर के लिए लाइबल है? बस। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि 14 हमें कहता है कि आपने कोई काम किया है, कब? जब आप बाउंड बाय लॉ हो, क्योंकि आपकी लीगल ड्यूटी है। क्यों? बिल्कुल होगा, अभी हम पढ़ेंगे उसको, बिल्कुल पढ़ेंगे। आईपीसी जो है ना 96 से 106 जो है वो कहता है, प्राइवेट डिफेंस कहते हैं उसे, हम उसे भी पढ़ेंगे। और आप क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आप बैठे हो, मैं चक्कू लेके आपकी तरफ आ रही हूँ, भाग रही हूँ, अब आपको लग रहा है कि मैम तो मुझे मार ही डालेगी, ठीक है ना? अब आपको लग रहा है मैम तो मुझे मार ही डालेगी। अब आपने क्या किया, आपके हाथ में ना बाई चांस आपको साइड में आयरन रॉड दिख गया और आपने ना आयरन रॉड ऐसे कर दिया और ना वो मेरे फेस पे लग गया और मेरे को चोट लग गई। आप लाइबल नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपने जो काम किया वो कब किया? अपने प्राइवेट डिफेंस में किया। समझ में आई? लॉ आपको सब कुछ बताते हैं बच्चे, लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने नहीं पढ़ा ना तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। हम अपनी क्लास में एक दूसरे का एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको? चलो आगे आओ। कहते हैं ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई। ए जो है वो एक कोर्ट का ऑफिसर है और उसको ऑर्डर किया गया कोर्ट ने उसको कहा कि आपको किसको अरेस्ट करना है? वाई को। और वो कह रहे हैं आफ्टर ड्यू इंक्वायरी के बाद बिलीविंग जेड टू बी वाई, अरेस्ट जेड, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ध्यान से सुनो, जिसको नहीं समझ में आ रहा ध्यान से सुनो बिल्कुल। वो आपको कहते हैं कि वो आपको कह रहे हैं ए जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है, कोर्ट ने उसको कहा कि आपको वाई को जो है वो क्या करना है? अरेस्ट करना है। ए ने पूरी इंक्वायरी कर ली, ए जब अरेस्ट करने गया ए ने पूरी इंक्वायरी कर ली और ए को गुड फेथ में लगा कि जेड जो है वो क्या है? वाई है। अब ए ने वाई की जगह किसको अरेस्ट कर लिया? जेड को। हालांकि उससे गलती तो हुई है बट अब हम कह रहे हैं कि क्या वो लाइबल होगा? नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसने पूरी इंक्वायरी करके जो है ये काम किया, उसको ये लगा कि ये वही है, तो अब हम उसको लाइबल नहीं मानेंगे। वरना तो हम उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए लाइबल मान लेते कि आपने उसको जबरदस्ती जो है वो एक कमरे में बंद कर दिया है। समझ में आई बात? चलो आगे आओ। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, अभी बीच के सेक्शन छोड़ के कम टू सेक्शन नंबर 17 पर आओ और 17 को रीड करो। क्या कहता है? एन एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड। और बेटा वहां पे क्या लिखा था? यहां पर लिखा है जस्टिफाइड। तो वो आपको कह रहा है जस्टिफाइड बाय लॉ, nothing is an offense which is done by a person who justified by law or by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith। good faith को मार्क करो।
जस्टिफाइड को भी मार्क करो और गुड फेथ को भी मार्क करो। believes himself to be justified by law in doing it। अब ना आप एक बार इसको रीड करो, इसकी इलस्ट्रेशन रीड करो फटाफट, रीड द इलस्ट्रेशन। क्या लिखा है इसकी इलस्ट्रेशन में? जल्दी रीड कीजिए इसकी इलस्ट्रेशन। A sees Z, what appears to A to be a murder। ध्यान से देखो, अब A ने देखा कि Z कुछ कर रहा है, और A ने जो भी देखा, A को लगा कि Z क्या कर रहा है? मर्डर कर रहा है, ऐसा A को लगा। A in exercise to the best of his judgment exerted in good faith। A को जितना भी लगा देख के, उसने गुड फेथ में क्या किया? जो लॉ ने उसको दिया है उसको क्या कर लिया? एप्रीहेंड कर लिया। Z को जो है वो क्या कर लिया? एप्रीहेंड कर लिया, मतलब अरेस्ट कर लिया। इन ऑर्डर टू ब्रिंग Z बिफोर दी प्रॉपर अथॉरिटीज, कि Z को वो जो है वो प्रॉपर अथॉरिटीज कौन होती हैं? जब आप पुलिस होगी, पुलिस के पास ले गया पकड़ के। A हैज कमिटेड नो ऑफेंस दो इट मे टर्न आउट दैट Z वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। अब देखो मैं आपको इसकी मतलब समझाती हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ को बड़ी ध्यान से समझिएगा, और ये चीज़ ना बड़ी जो है वो कॉमन है। 14 में और 17 में ना एक बहुत बेटा थिन लाइन डिफरेंस है, और 14 और 19 में थिन लाइन डिफरेंस क्या है कि जब वो बात करता है कि यू आर बाउंड बाई लॉ, 14 बात करता है ना बेटा बाउंड बाई लॉ, तो वो आपको बात कर रहा है उन लोगों की जिन पे लीगल कंपल्शन है, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो जिन पे लीगल कंपल्शन है, जो पब्लिक सर्वेंट है। क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं कि लॉ से तो वही बाउंड है ना बेटा जो लॉ के लिए काम कर रहे हैं, जो लॉ के लिए काम कर रहे हैं, तो दे आर बाउंड बाय दैट। तो हम आपको एक चीज कह रहे हैं कि दैट दोज हु आर बाउंड बाय लॉ, उस कैटेगरी में फॉल करेंगे वो पब्लिक सर्वेंट्स जो कि काम कर रहे हैं अपनी ड्यूटी को ओबे करते समय। आपको सोल्जर ने, ऑफिसर ने कहा, आपने तब किया। एज अ जज आपने कोई ऑर्डर पास किया, समथिंग लाइक दैट। एज अ पब्लिक सर्वेंट यू आर डूइंग समथिंग। बट अब आ जाओ 79 पे। 79 का मतलब है कि यू आर जस्टिफाइड बाय लॉ एंड गुड फेथ में आपने किया है। बेटा ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये आम आदमी भी हो सकता है, ये पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ये पर्सन कोई भी हो सकता है। और जस्टिफाइड बाय लॉ आप कैसे कहोगे? मैं आपको खुद जो है ना क्या कहते हैं, एक बिल्कुल पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। एक दिन बहुत पहले की बात है, तो मैं पार्क में वॉक करने गई हुई थी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की, व्हेन आई वाज इन लॉ स्कूल। तो मैं सुबह सुबह पार्क में वॉक करने गई हुई थी, और क्या हुआ कि बाई चांस ना दैट टाइम मैं अर्ली मॉर्निंग वॉक पे गई हुई थी। तो 5 बजे हुए थे, मैं 5 बजे बस निकली ही थी पार्क के लिए। तो ना मैंने देखा कि क्या कहते हैं ना, 2 लोग जो हैं वो कूलर होता है ना, कूलर, उसको ना पूरा अच्छे से रस्सी वस्सी बांध के रिक्शा पे ना बड़े चुपके चुपके से लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ना अब मैंने उनका ना वीडियो बना लिया। मुझे लगा कि ये कूलर जो है वो क्या करके लेके जा रहे हैं, चोरी करके लेके जा रहे हैं। और ना तो जिस घर से लेके जा रहे थे ना, तो जब वो चले गए तो मैंने फटाफट बेल बजाया, और क्या कहते हैं, तो वो निकल के आए। उस वक्त मुझे क्या लगा, उनको देख के क्या लगा कि वो चोरी कर रहे हैं। तो जब मैंने बेल बजाई तो फिर मुझे आंटी ने बताया कि क्या हुआ। तो मैंने कहा कि कोई 2 लोग आपका कूलर चोरी करके लेके जा रहे हैं। तो शी सेड कि कूलर चोरी नहीं करके लेके जा रहे हैं, वो ख़राब हो गया, वो हमारे घर के ही लोग हैं और वो शोर ना हो इसलिए वो धीरे धीरे जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लोग को देख कर पुलिस में फ़ोन कर दूँ और पुलिस आ जाए और पुलिस उनको पकड़ ले, तो मैंने जो काम किया वो कैसे किया? जस्टिफाइड बाय लॉ, गुड फेथ में किया। समझ में आई आपको बात? तो जस्टिफाइड बाय लॉ हर वो इंसान होता है जो आम आदमी है, जो पुलिस ऑफिसर है। अब मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, वो सुबह वॉक पे निकला हुआ है, उसने देखा कि ए जो है ना वो पर्स लेके भाग रहा है।
और बी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो पुलिस ऑफिसर को लगा कि ए जो है ना वो चोर है, तो ए ने ना पुलिस ऑफिसर ने ए को पकड़ के खूब सारा मारा और पर्स ले लिया। बाद में पता चला कि दोनों भाई हैं और मजाक कर रहे हैं। तो अब बताओ कि आप पुलिस ऑफिसर को लाइबल कर दोगे कि उसने क्यों मारा? नहीं करोगे ना। तो हम कह रहे हैं कि आपने जो काम किया वो कब किया? गुड फेथ में किया, व्हेन यू आर जस्टिफाइड बाय लॉ। तो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो आपको 14 और 17 का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि 14 बात करता है यू आर डूइंग समथिंग व्हेन यू आर बाउंड बाय लॉ, एंड 17 यू आर डूइंग समथिंग व्हेन यू आर जस्टिफाइड बाय लॉ। तो ये डिफरेंस आपको अपने जीवन में जो है वो कभी नहीं भूलना है, इस बात को जो है वो ध्यान में रखेंगे। These two difference you will never have to ignore. दोनों में मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बस एक डिफरेंस है जस्टिफाइड का और बाउंड का। दोनों में उसको लग रहा है कि वो, एक में उसको लग रहा है कि वो बाउंड बाय लॉ है, दूसरे में उसको लग रहा है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। अब जो है मैं आपको इसकी ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझा देती हूँ और आप इसकी छोटी छोटी चीज़ों को समझ लो। देखो, सबसे पहले तो आप 14 पे जाओ। 14 में जो ये केस है ना कि सोल्जर ने जो है वो मॉब पर फायर कर दिया अपने पुलिस ऑफिसर के कमांड पर, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस, इसके फैक्ट्स तो पेपर में आ ही जाते हैं। शियू, SHEW, शियू मंगलदास, शियू मंगलदास, 1981 सुप्रीम कोर्ट। शियू मंगलदास, 1981 सुप्रीम कोर्ट। और 14 में आप एक मैक्सिम को हमेशा याद रखेंगे, इग्नोरेंशिया। सेक्शन 14 में आप एक मैक्सिम को हमेशा याद रखेंगे, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट। इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, नीचे लिख लो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेज, दैट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेज, ignorance of fact is excusable। किसी फैक्ट के लिए आपको कोई मिसकंसेप्शन हो गया है तो लॉ उसे एक्सक्यूज कर देता है। और ना मेरी एक बच्चों से ना बड़ी रिक्वेस्ट है, बाकी तो जो आते हैं वो वही होता है, जब कोई डेमो लेने आता है तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो पेन पेपर क्यों नहीं लेके आता? डेमो का मतलब तो यही होता है ना कि आप पेन पेपर लेके आओ, क्लास में पढ़ने के लिए आ रहे हो कि मैडम को जज करने आ रहे हो कि जानते हैं चलो जाके कि मैडम को कितना आता है। अरे मैडम को आते तो मैडम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रही है, वरना तो PW क्यों ही रखेगा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। रास्ते में बस मन बन गया कि मुझे कोचिंग लेनी है और क्या कहते हैं चलो, समथिंग लाइक दैट। एक बात बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले दिन डेमो लेने आते हैं और दूसरे दिन एडमिशन ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हम लॉ अच्छे से पढ़ाते हैं, इस बात में कोई शक सवाल नहीं है। आप अगर यहाँ पे कल एडमिशन लोगे तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि लॉ आपको समझ में आ जाएगा। पर कब आएगा? जब आप लिखोगे और पढ़ोगे। अगर आप लिखोगे नहीं और पढ़ोगे नहीं ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको लॉ नहीं सिखा सकती। अगर आप ये सोच के बैठोगे ना, अगर आप क्लास में ये सोच के आओगे कि मेरे को तो पढ़ने का ही नहीं है, मेरे तो दिमाग में जाएगा ही नहीं, तो मैं कुछ ही समझा दूँ वो जाएगा ही नहीं। हम बिंदास होके पढ़ते हैं, बेशक मेरी शक्ल आपको डरावनी लग रही हो, बट हम बिंदास होके पढ़ते हैं। चलो, सबको ऐसा लगता था ना पहले में? हाँ लगता था, तो तुम दोनों ने तो बोला भी था कि मैम बहुत गुस्सा करती है। पहले ऐसा लगता था कि गुस्सा वाली है मैम, गुस्से वाली तो है ही मैम, आज भी है। तो कुशागर की शीट जो है वो मिसप्लेस हो गई है वरना तो क्या कहते हैं डांट पड़ती। हाँ हाँ अच्छे आए हैं, 100 में से 100 हैं कुशागर के। चलो, मेरी बात सिंपल सी है,
चीज़ें रटनी नहीं है, जैसे आज तक हमने चीज़ें रटी नहीं है, आगे भी हमें रटनी नहीं है। हमें सिंपल एक छोटी सी कहानी समझनी है कि जर्नल एक्सेप्शन का सेक्शन जो है ना वो सबके भले के लिए है, वो सबके फ़ायदे के लिए है। वो आपको कह रहा है कि अगर आप कोई भी एक्ट करते हो तो लॉ उसे क्राइम मानेगा ही मानेगा। अगर अब मैं चलते हुए पलक को थप्पड़ मार दूं जोर से, तो जो है वॉलंटरली आई एम कॉजिंग हर्ट टू पलक, तो लॉ कहेगा बेटा तू लाइबल है, चल अंदर। पर हम कह रहे हैं कि आपका एक्ट जो है वो कब आपको ऑफेंडर या अक्यूज नहीं बनाता, जब वो किस में फॉल कर रहा है, जनरल एक्सेप्शन में। कि मतलब इस चैप्टर के अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो ऑफेंस है, बट अगर आपका एक्ट इसमें फॉल कर रहा है, चैप्टर 3 में फॉल कर रहा है, तो आप लाइबल नहीं हो। समझ में आई बात? और जब हम इंटॉक्सिकेशन पे आएंगे ना तो तुमको बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दूंगी कि दो दोस्त बैठ के जो है वो लिकर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और वो कह रहा है, दूसरा कह रहा है उसने बहुत पी ली, वो कह रहा है मैं तो आज कूदूंगा, और अब एक दोस्त उसको बचा रहा है। अब क्या हुआ, उस चक्कर में ना, वो बचाने के चक्कर में उसे धक्का दिया गया। तो बताओ कि अब वो मर्डर के लिए लायबल होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। बताएंगे, डिस्कस करेंगे। देखो कितना इंटरेस्ट आ गया। चलो सुनो मेरी बात, करेंगे इस चीज़ को डिस्कस। चलो अब मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ, हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। वैसे भी आज आपकी क्लास 6 बजे तक है, तो मुझे जो है ना वो आपको अनसाउंडनेस तक कराना है, ठीक है? तो आप मेरी बात को समझो कि हम आपको सिंपल सी बात कह रहे हैं कि 14 और 17 दो चीज़ों के बारे में बात करता है। एक बात करता है कि आप बाउंड बाय लॉ हो, दूसरी बात करता है आप जस्टिफाइड बाय लॉ हो। हम कह रहे हैं कि आपको अगर फैक्ट की मिस्टेक हो गई है, व्हाट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट? फैक्ट की मिस्टेक ये है कि आपको बोला गया था आप वाई को अरेस्ट करो, पर आपने जेड को अरेस्ट कर लिया। और आप अरेस्ट कब कर पा रहे हो? क्योंकि आप बाउंड बाय लॉ हो, आपकी लीगल ड्यूटी, आप पुलिस ऑफिसर हो, तो आप इसलिए अरेस्ट कर पा रहे हो। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको फैक्ट की गलती हो गई है तो वो एक्सक्यूजेबल है, उसे एक्सक्यूज किया जा सकता है, ठीक है? कोई फैक्ट की गलती हो गई है तो हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरा नाम किफ़ी अग्रवाल है, संदीप सर आके बोलते हैं मेरा नाम भी किफ़ी अग्रवाल है, ठीक है? अब संदीप सर आके बोलते हैं नहीं चलो मेरा नाम संदीप खत्री है, पर आपको लग रहा है कि संदीप तो ना फीमेल का नाम होता है, तो आपको लगा कि मेरा नाम संदीप खत्री है और सर का नाम जो है वो किफ़ी अग्रवाल है। तो आपको फैक्ट की गलती हो सकती है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। फैक्ट की गलती होना इज एक्सक्यूजेबल, आप उसे एक्सक्यूज कर सकते हो, बट कोई लॉ की गलती है आप उसे एक्सक्यूज नहीं कर सकते हो। और ये बात हम पढ़कर आए हैं कि अगर चाहे रात को 12 बजे लॉ पास हुआ हो कि आप इतने ज़्यादा केजी सोना नहीं ला सकते, और आप ले आए और आपने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, कस्टम में मैंने तो डिक्लेयर ही नहीं करना था, तो हम कह रहे हैं कि आप जो है वो एक्सक्यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो बस हम इतनी सी बात कह रहे हैं कि जो आपका 14 है वो बेस्ड है दैट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। और आप जो है वो इसमें लिख लीजिए, 17 में लिख लीजिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। इग्नोरेंशिया लिखो, इग्नोरेंशिया इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन नॉन एक्सक्यूजेट। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ। आई होप आपको 14 और 17 क्लियर है। वन इज बोथ आर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वन इज बाउंड बाय लॉ, द अदर इज जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाइड बाय लॉ में आम आदमी कोई भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, बट उसको लगा कि उस वक्त वो अपनी ऑफिसर ड्यूटी पे नहीं था, बट उसको लगा कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, कि उसको लग रहा है कि कोई मर्डर कर रहा है और अरेस्ट कर लेता हूँ, बट वो तो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था। तो हम कह रहे हैं कि चाहे आप बाउंड बाय लॉ है चाहे जस्टिफाइड बाय लॉ है, आपके दोनों ही एक्ट में आपको एक्सक्यूज किया जा सकता है, पर लॉ का अगर कोई बात है तो एक्सक्यूज किया नहीं जा सकता। जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
कि आप जो है वो इतना ज़्यादा सोना जो है वो बाहर से इंटरनेशनल कंट्री से खरीद के लेके आए और आपने कस्टम पे डिक्लेयर नहीं किया, कस्टम वालों ने आपको पकड़ लिया, आप कह रहे हो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा रातों रात कोई लॉ बन गया। तो हम कह रहे हैं लॉ चाहे रात को 12 बजे बनाओ और आप 12-1 पे अरेस्ट हुए हो, पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। समझ में आई आपको मेरी बात? अब आगे आते हैं। एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि 14 और 17 पे हमेशा ही बड़े सारे केसेस आते हैं। ये सेम सेक्शंस आईपीसी में थे 76 एंड 79। आईपीसी में ये 76 और 79 थे। अब मैं आपको एक इसका बड़ा अच्छा जजमेंट बताती हूँ। एक केस है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा। थापा THAPPA। 1960। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा। स्टोरी को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपको दिल्ली मेंस के पेपर में पूरा का पूरा इसके सेम फैक्ट्स दिए गए थे और फिर कहा गया कि आप आंसर को लिखिए। तो इस केस में बेटा क्या हुआ था ना कि एक विलेज था जिसमें ना मतलब कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती थी, थापा कम्युनिटी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर विलेज था जिस विलेज में एक थापा कम्युनिटी जो है वो रहती थी। अब क्या हुआ ना कि वो जो है एक राम बहादुर थापा जो है वो एक पर्सन के साथ काम करता था, उसका मास्टर एम। ठीक है, समझ गए हो मेरी बात को? स्टोरी समझते रहना और लिखना है तो बेशक रफ हैंड से लिखते रहना। तो एक विलेज था जिसमें थापाज रहते थे। राम बहादुर थापा अपने मास्टर के साथ जो है वो काम करता था। तो वहाँ पे ना उस वाले गांव में बहुत डेंस फॉरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इलाका जिसमें जो है वो पेड़ ही पेड़ थे। तो वहाँ पे ना रूमर थे कि रात को वहाँ पर भूत आते हैं। तो वहाँ पे रूमर्स थे कि रात को वहाँ पर भूत आते हैं। तो ये जो है ना, और वो मतलब बहुत जो है वो लोग मानते थे, इसीलिए वो रात को उस डेंस फॉरेस्ट से कहीं भी नहीं जाते थे। जाने का रास्ता था दूसरी गांव में, पर रात को वहाँ के लोग नहीं जाते थे। और एक और चीज़ वहाँ पे बड़ी प्रेवेलेंट थी, वो ये प्रेवेलेंट थी कि वहाँ के लोगों, वहाँ के दूसरे गाँवों के लोग ना बड़ा अच्छे से इस बात को समझते थे कि जो थापा कम्युनिटी है ना वो बहुत सुपरस्टिशियस है, कि वो बहुत वहमी है, बहुत जादू टोना टोटका भूत प्रेत में बहुत मानती है। तो अब क्या हुआ कि ऐसा थापा लोगों के बारे में जो है एक रूमर था, और एक रूमर और भी था कि भी क्या कहते हैं कि उस गांव में जो है डेंस फॉरेस्ट था तो रात को वहां पर भूत आते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि एक नाइट को जब राम बहादुर थापा जो है वो अपने मास्टर के साथ काम पर से वापस आ रहा था, तो वो ना अपने पास कुकरी रखते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कुकरी? अ काइंड ऑफ वेपन। ठीक है, शार्प एज वेपन होता है, तो वो अपने पास वो रखते हैं। तो ना अब वो अपने साथ वो लेके चल रहे थे और वो पैदल पैदल जो है वो अपने काम पे से लौट रहे थे रात को। और उनके एक हाथ में टॉर्च था और एक हाथ में जो है वो उनके हाथ में कुकरी थी, जो वो उसको यूज़ इसलिए करते, वो इसलिए हाथ में लेके चलते थे कि अगर बाई चांस सेल्फ डिफेंस के लिए कोई मिल जाए तो हम अपने डिफेंस के लिए जो है उसको यूज़ कर सकें। तो एकदम से क्या हुआ कि जब वो मास्टर और राम बहादुर थापा उस डेंस फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहे थे, एकदम से उनको सामने से वाइट अपीयरेंस दिखा। उनको सामने से दिखा कि कुछ वाइट वाइट जो है वो अपीयर हो रहा है। तो ना मास्टर जो है ना वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि भूत 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 भूत। तो जो राम बहादुर थापा था वो बोला कि उसने भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि कौन है कौन है कौन है, और ना कोई बोला नहीं सामने से। तो अपना मास्टर भी डर गया, वो भी चिल्लाया। तो उनका जो पूरा का पूरा सरकमस्टांसेस थे वो ऐसे थे ना कि रात को उस फॉरेस्ट से कोई निकलता नहीं था। थापा कम्युनिटी बहुत सुपरस्टिशियस थी, वहाँ पे ऑलरेडी ये रूमर्स थे कि वहाँ पर भूत है। तो जब वो उस एरिया को क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने एक वाइट अपीयरेंस देखा। हालांकि उनके हाथ पे टॉर्च था, वो दूर से टॉर्च को जो है वो कर भी रहे थे, बट उन्होंने शोर भी मचाया कि कौन है कौन है, सामने से कोई नहीं बोला। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने ना अपने सेल्फ डिफेंस में कि वो इतना डर गए, तो वो जो उनके हाथ में शार्प एज वेपन था वो उसको ऐसे ऐसे चलाने लगे, ऐसे कि भाई अगर कोई आएगा तो वो अपने आप साइड हट जाएगा, वो उसको ऐसे ऐसे चलाने लगे। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने उस वेपन को यूज़ किया तो दे रियलाइज्ड कि वहाँ पर एक आदमी है जिसका उनसे मर्डर हो गया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उनको जो है मर्डर के लिए चार्ज किया गया। ठीक है, उनको जो है वो मर्डर के लिए चार्ज किया गया, पर उन लोगों ने डिफेंस लिया कि उनका एक्ट जो है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है।
उन्होंने जो है उन्होंने डिफेंस लिया कि उनका एक्ट जो है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है और उनका जो ये एक्ट है ये जो है सेक्शन 17 भारतीय न्याय संहिता में फॉल करेगा। अब हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में द क्वेश्चन इज, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि क्या कहते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि वो क्या डिफेंस लेंगे। ये तो मैंने आपको खुद ही बता दिया दैट दे हैव टेकन द डिफेंस ऑफ जस्टिफाइड बाय लॉ, क्योंकि वो एक्सीडेंट नेसेसिटी तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भी क्या कहते हैं कि आप बताओ कि भी अब ऑब्वियसली जिसने मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट किया वो तो यही कहेगा ना कि जज साहब इन्होंने मेरे भाई को मार दिया, इन्होंने मेरे उसको मार दिया। तो हम ये बात कह रहे हैं कि अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जब ये सब हुआ तो अब उनको प्रोसिक्यूट किया गया, तो दोनों ने जो है वो डिफेंस लिया, क्योंकि मास्टर ने कुछ नहीं किया था, कुकरी जो है वो राम बहादुर थापा के हाथ में थी, तो चार्ज उसी पे लगा था, तो उसने डिफेंस लिया कि मैंने जो कुछ भी किया है माई एक्ट इज जस्टिफाइड बाई लॉ। तो कोर्ट ने इस केस में जो है ना उनके डिफेंस को जो है वो टेकअप किया और उन्होंने कहा कि येस ही वॉज जस्टिफाइड बाई लॉ, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गुड फेथ में किया, जो कुछ भी उन्होंने किया वो गुड फेथ में किया। क्यों? क्योंकि ये सिनेरियो पूरा ऐसा बनता हुआ आ रहा था कि एक सुपरस्टिशियस बिलीफ था, रात को डेंस फॉरेस्ट ऐसा था। तो यहाँ पर देखो, अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में देखोगे, अब मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में आप जीटी रोड से जो है वो जा रहे हो, बढ़िया लाइटें लग गई हैं आप तो जीटी रोड पे, पूरा चांदना हुआ रहता है रात को भी, और सामने से कोई पर्सन आ रहा है और आपको लग रहा है भूत तो नहीं आ गया कभी, और आप लेके उसको चाकू मार दो, तो क्या आपको डिफेंस मिलेगा? बट यहाँ पर उसको डिफेंस क्यों मिला? सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि उसका एक्ट जो है वो जस्टिफाइड बाय लॉ था। तो ये जो चीज़ें हैं वो कैसे डिफर करेंगी केस टू केस, आपको क्वेश्चन के जो है वो क्रक्स को पकड़ना है कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है। समझ में आई ये बात? चलो, अब जो है ना आप जस्टिफाइड बाय लॉ के लैंडमार्क केसेस के नाम लिख लो, प्रीलिम्स में हमेशा आते हैं। जस्टिफाइड बाय लॉ के केसेस के नाम लिख लो, हमेशा जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं ये केसेस। वर्याम सिंह वर्सेस एम्परर, WARYAM, वर्याम सिंह वर्सेस एम्परर। – 1926 का केस है ये। राम बहादुर थापा तो आप जो है वो लिख ही चुके हैं। बोंदा कुई वर्सेस एम्परर, BONDAQUI, बोंदा कुई वर्सेस एम्परर। – 1943 का केस है। और मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैम आप ये हमें क्यों लिखवा रहे हो, क्योंकि आपको यूपी में, राजस्थान में और ना एक दो स्टेट्स में और मैच दी फॉलोइंग में आते हैं। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि राम बहादुर थापा की तरह ही ये दो केसेस भी वो घोस्ट वाली स्टोरी पे ही हैं, जैसे घोस्ट वाली स्टोरी थी ना, सेम ऐसे ही है। और एक और केस लिखो, R वर्सेस लीवेट, R वर्सेस लीवेट, LEVETT, लीवेट। 1639 का केस है ये, पर ये घोस्ट वाला नहीं है। 1639 का ये केस है और ये घोस्ट वाला नहीं है। एक फीमेल जो है वो कर्टन के पीछे छुप गई थी और सामने वाले को लगा कि चोर है और उसने मार डाला, मर्डर हो गया। पर उसने जो कुछ भी किया उसने ये सोच के किया कि जस्टिफाइड बाय लॉ है। Whatever he did, he thinks that it is justified by law. एक केस का नाम लिखो अब, R वर्सेस टॉल्सन, टॉल्सन, TOLSON, R वर्सेस टॉल्सन। चाहो तो इसके फैक्ट्स लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक फीमेल, एक हस्बैंड वाइफ थे, उसका हस्बैंड जो है ना वो शिप पर चला गया था, वो काम करता था, तो वो शिप पर जो है वो चला गया था। और एक दिन उसकी वाइफ को जो है वो खबर मिली कि उसकी हस्बैंड जिस शिप पे था वो शिप जो है वो डूब गई है, दैट शिप हैज़ कैप्साइज्ड, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना कि बहुत साल बीत गए, बट ना जो है वो क्या कहते हैं 7 साल कंप्लीट नहीं हुए थे। हम कहते हैं ना कि 7 साल कंप्लीट नहीं हुए थे, तो बहुत साल बीत गए, 7 साल कंप्लीट नहीं हुए थे, 7 साल ख़त्म ही होने वाले थे। बट अब जब उसका पति जो है वो ऑलमोस्ट 6.5 साल में वापस नहीं आया तो उसको क्या लगा
कि अब वो नहीं आएगा, तो उसके पेरेंट्स ने कहा, या उसकी लव मैरिज होगी होगी हम सानू की, जो कुछ भी हुआ, पर उसने विद इन 7 years ऑफ मैरिज क्या कर लिया, दूसरी शादी कर ली। और अचानक से जिस दिन उसने शादी की, उसका पति जो है वो प्रकट हो गया। तो अब जो है ऐसा फिल्मों में ही तो होता है ना, रियल में तो क्या ही होता है भाई, 6.5 साल से तू नहीं आया, तो अब क्या लेने के लिए आया है, ठीक है ना। तो अब जो है हम ये बात कह रहे हैं कि उसको न्यूज़ मिली थी कि उसके पति जिस शिप पे है, वो शिप जो है वो डूब गई है, तो ऑब्वियसली डूब गई है तो मर गया है। तो 6.5 साल तक उसका पति वापस नहीं आया था। आर वर्सेस टॉल्सन का ये केस था। तो पति ने ना आते ही अपनी बीवी पे जो है ना वो बाइगैमी का चार्ज लगा दिया कि पति के जिंदा होते हुए तुमने दूसरी शादी कर ली। तो अब जो है वो कहती है कि भैया मेरी क्या गलती है, आई वॉज जस्टिफाइड बाई लॉ, मैंने ऐसा मान लिया कि भाई तुम मर गए हो इसलिए मैंने शादी कर ली, अब तुम आ गए हो तो मैं तो शादी तो इसी से करूंगी, तुम डिवोर्स दे दो। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उसने शादी जो है वो गुड फेथ में की थी, मैरिज वॉज डन अंडर गुड फेथ। लिख लो फटाफट इस चीज़ को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपको अपने आंसर राइटिंग में कोट करना है। हाँ, आर वर्सेस टॉल्सन। आर वर्सेस टॉल्सन का ईयर है 1889। अगला केस लिखो, आर वर्सेस फॉस्टर, FOSTR। अब इसका केस का ना ईयर मत पूछना मुझसे। आर वर्सेस फॉस्टर। चलिए, आर वर्सेस फॉस्टर का बेटा जो केस है ना, FOSTER, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में क्या हुआ था कि एक जेंटलमैन जो है वो अपनी गन साफ कर रहे थे, ठीक है। और वो अपनी गन साफ कर रहे थे, तो उधर ना गन साफ करते करते उनका फ्रेंड आ गया। तो अब ना क्या हुआ कि उन्होंने ना जब वो क्लीन कर रहे थे अपनी गन को, तो उन्होंने सारी बुलेट्स जो है वो उन्होंने निकाल दी थी। तो जैसे ही कि उस बीच में क्या हुआ कि उनका फ्रेंड आया ना तो मिलने के लिए, तो वो उसके लिए चाय पानी लेने के लिए अंदर चले गए। तो मीनवाइल क्या हुआ कि उनके फ्रेंड ने जो है ना उसमें बुलेट्स डाल दी, ठीक है। तो अब जेंटलमैन को तो जो है वो पता नहीं था कि भाई उसमें बुलेट्स हैं, क्योंकि वो तो अपनी गन को क्लीन कर रहे थे। और फ्रेंड ने बुलेट इसलिए डाल दी थी उसमें कि उसको लगा कि गन जो है वो क्लीन हो चुकी है, तो मैं बुलेट्स जो है उसमें डाल देता हूँ। बट जेंटलमैन के हिसाब से वो गन अभी पूरी क्लीन नहीं हुई थी। तो वो जब उसको ऐसे क्लिक करके जो है वो करने लगे ना, तो उसमें से एक बुलेट निकल के एक लेडी को लग गई, उसकी डेथ हो गई। तो अब ऑब्वियसली लेडी के घर वालों ने उन पर मर्डर का चार्ज लगा दिया कि भाई तुमने जो है वो मर्डर कर दिया। तो उन्होंने कहा मुझसे जो कुछ भी हुआ वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हुआ है। उन्होंने जो कुछ भी कहा, ये कहा कि मेरे से ये सब कुछ मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हुआ है। तो उनको डिफेंस दे दिया गया कि हाँ भाई तुमने जानबूझकर नहीं किया है। बताओ, पलक कह रही है बेचारी मर भी गई, और क्या कहते हैं उसको डिफेंस भी दे दिया। ओ माय गॉड। तो क्या कहते हैं राइफल रखना ही क्यों है भाई, क्या कहते हैं गुंडागर्दी करनी क्यों है, नॉर्मल इंसानों की तरह क्यों नहीं रह सकते। चलो, गन से खेल रहे थे। पलक तुमसे तो मुझको बच के रहना पड़ेगा। चलो। हाँ, ट्रू दैट। चलो, एक केस और लिखो, आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस जो है ये 1875 का केस है। और इस केस में क्या हुआ था ना, यहाँ पे एक पर्सन जो है एक लड़की को प्यार मोहब्बत का चक्कर था, भगा के ले गया था। तो वो लड़की बाद में उसके घर वालों ने उस लड़के को पकड़ लिया, कहा कि इसने जो है वो अबडक्शन किडनैपिंग वगैरह किया है। और वो अनमैरिड लड़की थी, तो वो बोले कि ये तो 16 साल की है। लड़के को लगा उसका फिगर वगैरह और फेस वगैरह देख के कि 16 साल से ज़्यादा की होगी, तो उसने कहा कि मैं तो अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट था कि ये जो है 16 साल से अबव है। पर इस केस में जो है जज साहब ने उसको डिफेंस नहीं दिया। इस केस में जज साहब ने कहा कि तुम लाइबल हो, तुमने रॉन्गफुल एक्ट किया है। तो ये चीज़ भी आप कोट करना, हमेशा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस नहीं मिल सकता कि लड़की भगा ली और कह दिया कि क्या कहते हैं कि मेरे को तो लगा कि ये 18 साल की होगी। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, लड़के बच के चलो। क्लियर है ये सब।
तो 14 और 17 क्लियर है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मुझे इसमें आपको कुछ पढ़ाना चाहिए, ठीक है। आपने 1 घंटा मेरा ख़राब कर दिया इसमें। चलो अब बेसिक बेसिक बातें भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। चलो आगे आओ, 15 पे आओ। एक तो ना मैं तुम लोग को एक फ्री एडवाइस देती हूँ, अब गर्मियाँ आ रही हैं, ठीक है। सब अपना अपना पानी लेकर आया करो, सब अपना अपना पानी लेकर आया करो। और ना ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना क्या कहते हैं, एक दूसरे को इन्फेक्शन कैच करता है। तुमने देखा है मुझे कभी मैं इनकी बॉटल से पानी पीती हूँ? मैं हमेशा अपनी बॉटल लेके आती हूँ ना। और शुरू में लोग ऑफेंड भी हो गए थे कि मैम हम तो मिनरल वाटर भर के रखते हैं, कांच का ग्लास रखते हैं, आप अपनी बॉटल क्यों लेके आते हो? बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट पीपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट ट्रस्ट पीपल कि ग्लास साफ है कि नहीं है। और शुरू में कितनी बार ऐसा हुआ कि ग्लास साफ नहीं होता था। तो आप लोग अपना अपना पानी खुद लेकर आया करो कि जब पीना है तो अपनी बॉटल से पियो, क्योंकि इन्फेक्शन कैच करता है, समझ रहे हो। वो इतना बीमार रहती है, क्या कहते हैं, तो फिर तुम जो है क्यों पी रही हो उसका पानी? खांसी हो जाएगी। चलो गर्म करके लाए थे बताओ। अरे नहीं, जोक्स अपार्ट, बट अपना पानी खुद लेकर आओ, क्योंकि ना क्यों बीमार बीमार होना है। और गर्मी आ रही है आगे, अपने आप को पूरा हाइड्रेटेड रखना। और पलक तुम तो वैसे भी कितना बीमार रहती हो, कभी आज सर दर्द है, कभी आज कुछ है। चलो आइए आगे आते हैं 15 और 16 पे। 15 और 16 को बेटा हम लोग साथ कंसिडर करेंगे, जैसे अभी तक हम उसको कर रहे हैं। सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, दे बोथ दी एक्ट्स आर फॉलिंग अंडर जुडिशियल एक्ट्स। ये दोनों ही जो है इन्हें जुडिशियल एक्ट्स कहा जाता है। जुडिशियल एक्ट्स। 15 को रीड करो, 15 को रीड करो। एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law. कुछ भी चीज ऑफेंस नहीं मानी जाएगी अगर कोई जज एक काम कर रहा है अपनी जुडिशियल अथॉरिटीज में, और उसको ऐसा गुड फेथ में लगता है कि जो वो काम कर रहा है वो काम करने की पावर उसको किसने दी है? लॉ ने दी है। तो वो चीज ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ने उसको पावर दी है कि आप जो है वो अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हो। लॉ ने उसको पावर दिया है कि आप अपनी जुडिशियल अथॉरिटी में जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। तो हम कहते हैं कि आपको यहाँ पर अगर आप अपनी जुडिशियल अथॉरिटी को यूज करके कुछ काम कर रहे हो तो आपको लाइबल नहीं बनाया जाएगा। और जज कौन कौन होता है ये आपको ऑलरेडी आप सेक्शन में पढ़ चुके हो। कौन से सेक्शन में? आई थिंक 2 क्लॉज 16, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 क्लॉज 16। देखिए 2 क्लॉज 16 ही जज के बारे में बताता है ना। तो जज कौन होता है और जज जो है वो कैसे क्या क्या काम कर सकता है, ये सब आपको बताया गया है। एक चीज समझ लीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। यहाँ पे साथ साथ प्रीलिम्स के लिए एक बात लिख लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से सेक्शन है जहां पर जज को लाइबल बनाया जा सकता है। आईपीसी के सेक्शन नंबर लिख लो, 219 एंड 220। 219 एंड 220 आईपीसी के ऐसे दो सेक्शन हैं जिसमें जज को लाइबल बनाया जा सकता है। 219 एंड 220, 219 एंड 220। हाँ, भारतीय न्याय संहिता के वो हो चुके हैं 257 एंड 258। 257 एंड 258 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। और आईपीसी के हैं वो 219 और 220। बेटा आप दोनों ये बात समझ पा रहे हो कि पहले लॉ था इंडियन पेनल कोड और अब क्या हो गया है? भारतीय न्याय संहिता। ये बात तो पता है ना? कभी आपको लगे कि मैम क्या ही बोले जा रही हैं। चलो 257 आपको क्या बताता है? पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट एक्सेट्रा कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। अब हम कह रहे हैं कुशाग्र जज बन गया और कह रहा है कि बेल करूंगा जब मेरे को 50 करोड़ रुपए दोगे। और क्या पता चला है तुम्हें? दिल्ली में 2 जजेस को उनकी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट थे और उनको टर्मिनेट कर दिया उनकी सर्विसेज से।
क्योंकि आते ही लग गए होंगे करप्शन लेने, रुका तो गया नहीं होगा, तो इसलिए तो थोड़ा सा रुक जाना। तो हम कह रहे हैं कि आपको 257 और 258 में कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। आप कोई डिफेंस लेने की कोशिश भी करोगे ना कि आपने कोई ऐसी रिपोर्ट बना दिया और करप्ट होके, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और आपको 258 कहता है कमिटमेंट फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी हु नोज दैट ही इज एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। आपको पता है कि सामने वाला जो है वो कॉन्ट्रेरी टू द लॉ एक्ट कर रहा है, आपने किसी को जानबूझ के रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दे दिया है, इस तरह से कर दिया है, तो यहाँ पर आपका गुड फेथ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिसिंग है, इसीलिए आपको जो है वो 15 में डिफेंस नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे डिफेंस सिर्फ तब मिलेगा जब जो है आप क्या कर रहे होगे, एक्ट कर रहे होगे। कैसे? बिल्कुल जुडिशियल अथॉरिटी में। तो ये दो सेक्शन आप यहाँ पे कोट कर लीजिए, 257 एंड 258 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इन दो केसेस में कोई डिफेंस नहीं मिलेगा जजेस को, प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये भी लिख लेना क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड गुड फेथ मिसिंग है। और मेरी एक बात समझ लो, 15 बात करता है स्पेसिफिकली जज के बारे में, वो बात कर रहा है जज के बारे में, जब यहाँ पे खुद जज को डिफेंस मिल रहा है। 15 बात कर रहा है व्हेन जज हिमसेल्फ गेट डिफेंस, क्योंकि वही तो काम कर रहा है ना बच्चे, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि जज के बारे में वो बात कर रहा है। अब आगे आ जाओ 16 पे। 16 को पढ़ो और मुझे बताओ, एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। पढ़ो इसे। जो चीजें मैं आपको बता रही हूं ना, लिखते रहो अपनी कॉपी में। देखो अब वो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, वो आपको यहाँ पे कह रहा है एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। पीछे वाले में जज अपने आप को ही काम कर रहा था, उसने अपने आप को ही ऑर्डर दिया है, उसने अपने आप को ही काम किया है, मतलब उसने कुछ भी जो है वो वारंट इशू किया है, तब आपको अरेस्ट किया जा रहा है कि कुछ ऐसा हो गया है कि भाई आपने क्यों इशू किया है, तो आपको जो है वो डिफेंस मिल सकता है कि मैंने अपनी जुडिशियल पावर में ये काम किया है। बट 16 आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो जज के ऑर्डर पे कर रहे हैं, जज खुद नहीं कर रहा है, यहाँ पे जज के ऑर्डर पे कर रहे हैं। अब देखो, nothing which is done in pursuance of which is warranted by the judgment or order of a court। कोर्ट का कोई जजमेंट और ऑर्डर आया है, उस पर कोई ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो है वो काम कर रहा है। इफ डन while such judgment और ऑर्डर remains in force, ये ऑर्डर remain in force को मार्क करो, remains in force, ऑर्डर remains in force को मार्क करो, is an offense notwithstanding the court may had no jurisdiction to pass such judgment or order provided person doing act in good faith believes that the court had such jurisdiction। अब मैं आपको इसकी एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी समझा देती हूँ, कुछ नहीं कह रहा 16। सबसे पहले तो आपको 15 और 16 में एक बेसिक डिफरेंस समझना है। 15 में जज अपने आप डिफेंस ले रहा है, 16 में जज के अंडर जो कोई काम कर रहा है उसके जजमेंट और ऑर्डर की वजह से कोई सामने वाले को अरेस्ट कर दिया गया है। लेट सपोज कि क्या कहते हैं कि ये कोई भी ऑफिसर हो सकता है, कोर्ट का कोई क्लर्क या कोई और जो भी एसोसिएटेड है, कोर्ट में तो 70 लोग काम करते हैं, कोई इनका टाइप राइटर, टाइपिस्ट, कुछ भी, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक जजमेंट और ऑर्डर आया है, जो जजमेंट आई है वो अभी तक फोर्स में है, लिखा है ना, वो ऑर्डर जो है वो फोर्स में है, अभी वो कायम है, अभी उसको रिजेक्ट किया नहीं गया है। अगर वो करते समय चाहे बेशक जज के पास जुरिस्डिक्शन ना भी हो, अगर उसने कोई ऑर्डर पास किया है और उसने गुड फेथ में माना है कि ये काम ज़रूरी है, चाहे जुरिस्डिक्शन है चाहे नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या वो कंसर्न्ड पर्सन ऑफ द कोर्ट जो उस जजमेंट और ऑर्डर में काम करने के लिए कहा गया है उसने वो किया है, तो लाइबल नहीं है। अब देखो, आपको एक बात समझनी है कि लेट सपोज कि किसी ऑर्डर में आया, जज के ऑर्डर में आया कि आपको जो है इस पर्टिकुलर पर्सन को फांसी देनी है, हैंगमैन का फांसी देनी है, तो जज ने तो यहाँ पे क्या ऑर्डर किया है, फांसी देनी है। फांसी कौन दे रहा है,
हैंगमैन, हैंगमैन दे रहा है। अब लेट सपोज कि घर वाले हैंगमैन के अगेंस्ट केस कर दे कि तुम तो मर्डर के लिए लाइबल हो, तुमने तुम्हारे बेटे को फांसी दे दी। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वॉट एवर ही इज़ डूइंग अंडर दी यू नो यू कैन से ऑर्डर और जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर हम उसको लाइबल नहीं बना सकते, वेरी सिंपल। और आप इस बात को बहुत ईमानदारी से मार्क कर लीजिएगा कि आपको 16 का डिफेंस तब भी मिलता है जब कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन चाहे ना भी हो, चाहे कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ना भी हो तो भी आपको ये डिफेंस मिलेगा ही मिलेगा। और आप अपनी कॉपी में एक छोटी सी बात यहाँ पे लिख लो, वरना आप बाद में भूल जाओगे। आप अपनी कॉपी में एक छोटी सी बात जो है वो लिख लीजिए। द जज हिमसेल्फ कैन सीक डिफेंस, द जज हिमसेल्फ कैन सीक डिफेंस, सीक SEEK, सीक डिफेंस अंडर सेक्शन 15 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, अंडर सेक्शन 15 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, whereas the officer or the other person, whereas the officer or other person who acted upon the order of the judge, may get the defense under section 16 of भारतीय न्याय संहिता, may get the defense under section 16 of भारतीय न्याय संहिता। तो मुझे बताओ कि मैंने आपको जनरल एक्सेप्शन के आज जो है वो 4 सेक्शन कराए हैं, 14, 15, 16 एंड 17। ये आपको क्लियर है? कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताओ, कोई डाउट है? फटाफट ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, कोई डाउट? अब मैं आगे बढ़ूंगी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, 18 पे, एक्सीडेंट। आगे बढ़ूंगी मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जो कि है एक्सीडेंट। और मेरी बात को ध्यान से समझ लो कि तुमको जो है वो इसमें 15 में जो है ये 2 सेक्शन मेंशन करने ही करने हैं, 257 एंड 258। चाहे दुनिया में आपसे पूछे चाहे नहीं पूछे, बट आपको मेंस में ये मेंशन करने ही करने हैं। 15 में 257 एंड 258 कि कब जो है वो जज को लाइबल बनाया जाएगा, जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट और गुड फेथ मिसिंग होगा। जल्दी, वेरी गुड। चलिए अब आप आगे आइए। आगे की जो कहानी है वो है सेक्शन नंबर 18, जो कि हमारी भारतीय न्याय संहिता में तो 18 है, और पहले क्या था? 80। सेक्शन 18 ऑफ BNS, सेक्शन नंबर 80 ऑफ IPC, और ये दोनों ही डील करते हैं किससे? एक ही बात है, एक्सीडेंट। इज टॉकिंग अबाउट एक्सीडेंट। आ जाइए अब इस पे, देखिए, रीड इट वंस। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। वर्ड्स को मार्क कर लीजिए क्योंकि प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। किसी भी चीज़ को हम ऑफेंस नहीं मानेंगे
अगर वो एक्सीडेंट है या मिसफॉर्च्यून है या किसी बिना क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज के किया गया है, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज के किया गया है, इन डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। अब ये क्या लिख दिया इन्होंने, कह रहे हैं कि कुछ भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर कोई चीज़ एक्सीडेंट से हुई है, मिसफॉर्च्यून से हुई है, जहाँ पर आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, आपका कोई नॉलेज नहीं है, और आपने जो वो काम किया है वो आपने लॉफुल एक्ट किया है, लॉफुल मैनर में किया है, लॉफुल मीन्स में किया है, और प्रॉपर केयर एंड कॉशन यूज़ करके किया है। मैं आपको फिर 10 बार ये बात बता देती हूँ कि आपको इसके एक एक एलिमेंट याद होने चाहिए। मार्क माई वर्ड स्टूडेंट, अगर अब मेरे को ये पता चला कि आपके मेंस में नंबर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपके एलिमेंट मिसिंग है, तो फिर आपको कोई जीवन में जो है वो मेंस क्लियर नहीं करा सकता। 14, 15, 16, 7 के भी आपको एलिमेंट्स क्लियर होने चाहिए। अच्छा वैष्णवी क्या कहते हैं, वाई सेइंग नो, बेटा कोई डाउट है? वैष्णवी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो आपको एलिमेंट्स जो है वो लिखने हैं। वैष्णवी इतने, आई एम लुकिंग फॉर योर कमेंट, प्लीज टेल मी। कोई डाउट है तो बेटा बताओ। वाई यू आर राइटिंग नो? चलो, तो हम कह रहे हैं उस चीज़ को हम ऑफेंस नहीं मानेंगे जो कि एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून से हुआ है, क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज आपका नहीं था, आपने कोई काम लॉफुल एक्ट किया है, लॉफुल मैनर में किया है, लॉफुल मीन से किया है, प्रॉपर केयर एंड कॉशन से किया है, तो भाई हम नहीं मानेंगे कि आपने कोई काम किया है गलत। अब वो क्या बात कह रहे हैं, इलस्ट्रेशन को रीड करो, रीड द इलस्ट्रेशन। ए इज एट वर्क विद अ हैचेट, हैचेट, हैचेट के ऊपर लिख लो टूल, काइंड ऑफ हैमर, टूल। द हेड फ्लाइज ऑफ, और जो उसका, आप ना सिर्फ एक सिंपल सी बात समझो, ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ के हमें कहीं नहीं जाना है। हथौड़ा है, हथौड़े के ऊपर वो भारी भारी सा होता है ना, तो एक पर्सन एक हथौड़े से काम कर रहा है और ऊपर का ही उड़ के कहीं गिर गया है। देखो अब, तो अब वो क्या कह रहे हैं, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। अब जो है वो ऊपर का जो उसका वो भारी भारी होता है वो उड़ के जो है वो गिर गया है और ना वो सर पे लग गया है किसी के, और सामने वाले की जो है वो क्या हो गई है, डेथ हो गई है। हेयर इफ देयर वॉज नो वॉन्ट ऑफ प्रॉपर कॉशन। अब जब मैंने आपको बताया था, जब हम लिखते हैं नो वॉन्ट का मतलब लैक ऑफ, वॉन्ट का मतलब होता है कि क्योंकि आपने किया कि नहीं किया, तो नो वॉन्ट ऑफ मतलब यहाँ पर कोई लैक ऑफ केयर नहीं था। वो कह रहे हैं इफ देयर वॉज नो वॉन्ट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। तो उसका एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, पर अगर उसके पार्ट पे कोई लैक ऑफ केयर है तो उसका एक्ट जो है वो क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। अब कुछ याद है, जब मैं आपको थोड़े दिन पहले पढ़ा रही थी तो मैंने आपको उसमें 2 चीज़ें बताई थी। मैंने उसमें आपको 2 चीज़ें क्या बताई थी कि आपको ध्यान में रखना है बेटा कि लेट सपोज कि यहाँ पर ना मुझे जो है वो एक वो लगाना है, कैमरा लगाना है, तो मैं ना यहाँ पर कैमरा लगा रही हूँ और आप सब लोग बैठे हो, और मैं जो है ना वो कील वील और हथौड़ा वथौड़ा सब लेके बैठी हूँ और आप बैठे हो, और मैं ना कील ठोके जा रही हूँ और बाई चांस और हथौड़े से किए जा रही हूँ, हथौड़ा और कील जो है वो अभिषेक के लग गया, ठीक है। तो अब आप बताओ कि क्या मेरे पार्ट पे प्रॉपर केयर था, तो मैं लाइबल हो सकती हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकती कि अरे एक्सीडेंट हो गया, व्हेन आई नो कि बच्चे क्लास में बैठे हैं और मैं ये काम कर रही हूँ तो लैक ऑफ केयर है मेरे पार्ट पे। बट अब आप सब लोग चले गए हो और मैं जो है वो यहाँ पे जो है कैमरा लगा रही हूँ और एकदम से जो है वो आयुषी आ जाती है और उसको लग जाता है, हालांकि मैं तो जो है वो अपने लेवल पे गेट वेट बंद करके सब कुछ क्लास ले रही थी, मतलब कि काम कर रही थी, पर एकदम से आयुषी आ जाए तो मेरे पार्ट पे अब जो है वो क्या है, लैक ऑफ केयर नहीं है। तो हम ये बात कह रहे हैं
कि आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके पार्ट पे लैक ऑफ केयर है तो आप जो है वो डिफेंस नहीं ले सकते, बट आपने प्रॉपर केयर यूज़ किया है तो अब आप डिफेंस ले सकते हो। कुछ याद आया? मैंने आपको ऐसे सेम एग्जाम्पल बताए थे कि एक पार्क में जो है वो लाइट लगा रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे तो ऊपर से वो आके गिर गया, ठीक है, तो बच्चे को चोट लग गई, तो अब आप ये नहीं कह सकते एक्सीडेंट हो गया। बट उसी टाइम पे अगर आप जो है पार्क को पूरा चारों तरफ से सील कर कर और ना बैरिकेड लगाकर एक काम करे और फिर भी एक बच्चा अचानक से भागकर आ गया, तो हम कह रहे हैं कि अब आपके पार्ट पे प्रॉपर केयर जो है वो लैक नहीं था, आपने तो पूरा कोशिश की थी पर फिर भी हो गया, तो अब आपकी गलती नहीं है। समझ में आ गया एक्सीडेंट? बस इतनी सी बात आपको समझनी है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसका एक जो है वो बहुत अच्छा केस है, टुंडा वर्सेस स्टेट, TUNDA, टुंडा वर्सेस स्टेट, 1950 का बेटा ये केस है, 50 सुप्रीम कोर्ट, स्टेट। तो एक्सीडेंट में तब माना जाता है जब आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई मिसफॉर्च्यून हो गया है, पर आप अपना एक्ट लॉफुल मैनर में लॉफुल मीन्स के साथ कर रहे थे। अब देखो वो आपको क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पे आपको कह रहे हैं इस केस में जो अक्यूज्ड टुंडा है उसने क्या किया, उसके जो है फ्रेंड्स थे और ना वो जो है वो आपस में इंटरेस्टेड थे रेसलिंग करने में। तो अब ना उनके बीच में एक रेसलिंग कंपटीशन हुआ, तो जब वो रेसलिंग कर रहे थे तो एक पर्सन के हेड पे इंजरी हो गई जिसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हो गई। मतलब कि टुंडा एक पर्सन है अक्यूज जो कि अपने फ्रेंड के साथ रेसलिंग कर रहा था, तो रेसलिंग करते समय जो सामने वाला पर्सन था उसके हेड पे इंजरी हो गई और उसकी डेथ हो गई। तो अब जो है ये केस जो है वो कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो है ये जो डेथ कॉज हुई है दिस इज़ एक्सीडेंट। उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट है क्योंकि यहाँ पर अक्यूज के पार्ट पे कोई फाउल प्ले नहीं था, रेसलिंग हो रही थी और रेसलिंग के दौरान हेड पे जो कुछ भी चीज़ लगी वो जो है इम्प्लाइड कंसेंट थी उसकी कि आप जो है मतलब कि जब ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो तो इम्प्लाइड कंसेंट होती है कि चोट भी लग सकती है। तो अब जो है जब उसको वो चोट लगी तो हम ये कह रहे हैं कि उसकी इंटेंशन कुछ नहीं थी, बट जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट में हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, कोई आपकी नॉलेज नहीं थी, आप लॉफुल एक्ट कर रहे थे, रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स लॉफुल हैं, हो सकते हैं लॉफुल मैनर में कर रहे थे। ये मिसफॉर्चून है कि अब एकदम से किसी के हेड पे लग गया, क्योंकि जब आप ऐसे मार रहे हो व्हेन यू आर डूइंग दिस तो आपको नहीं पता ना सामने वाला नीचे हो रहा है कि ऊपर हो रहा है, यू वांट टू हिट ऑन दी स्टमक या चेस्ट पे, बट एकदम से वो बाई चांस नीचे हो गया है तो उसके हेड पे लग गया है, कुछ भी ऐसा हो गया है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, आपको नॉलेज भी नहीं थी, ऐसा कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर उसको जो है कि उसको डिफेंस दिया गया कि जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट के चक्कर में हुआ है। ठीक है, एक केस और लिखो, एक और इंपॉर्टेंट केस है जगेश्वर वर्सेस एम्परर। जगेश्वर, JAGESHWAR, जगेश्वर वर्सेस एम्परर। वर्सेस एम्परर 1924 का बेटा ये केस है, 1924 का ये केस है। और इस केस में ना क्या हुआ था कि एक एक्ट हुई थी बट वो लॉफुल नहीं थी और ना ही वो जो है वो लॉफुल मैनर में की गई थी, तो इसीलिए ये केस जो है इसमें 80 का डिफेंस नहीं मिला था, इसीलिए इस केस में जो है सेक्शन 80 का डिफेंस नहीं मिला था, क्योंकि कोर्ट को लगा कि यहाँ पर एक एक्ट जो है वो लॉफुल एक्ट नहीं है और वो लॉफुल मैनर में नहीं की गई है। यहाँ पर क्या हुआ कि एक अक्यूज जो है वो एक विक्टिम को हिट करना चाह रहा था और वो विक्टिम कोई और नहीं था, उसकी वाइफ ही थी। यहाँ पर एक अक्यूज पर्सन अपनी वाइफ को हिट करना चाह रहा था, बट वाइफ के हाथ में छोटा बच्चा था, गोदी में छोटा बच्चा था। तो क्या हुआ कि जब उसने अपनी वाइफ को थप्पड़ मारना चाहा या जो कुछ भी हिट करना चाहा, तो जैसे उसकी वाइफ पीछे हुई तो बच्चा गोदी में था, तो वो जो ब्लो है वो बच्चे को लग गया और इस वजह से बच्चे की जो है वो क्या हो गई,
डेथ हो गई। तो मर्डर का केस चला तो उसने कहा कि ये तो एक्सीडेंट हो गया, मेरी बच्चे को मारने की कोई इंटेंशन नहीं थी। बट अब आप मेरी बात समझो, हम कहते हैं ना जो काम हम सीधी उंगली से नहीं कर सकते वो काम हम टेढ़ी उंगली से भी नहीं कर सकते। तो हम कह रहे हैं कि चाहे आपने बच्चे को मारा, चाहे आपकी इंटेंशन वाइफ को हिट करने की थी, पर हिट करना इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो बेशक जो है आपकी इंटेंशन नहीं थी, यहाँ पे आपको लग रहा है कि एक्सीडेंट हो गया, बट आप विक्टिम को भी जो हिट कर रहे थे वो भी कोई लॉफुल एक्ट तो है नहीं, वो भी कोई लॉफुल एक्ट तो है नहीं। तो इसीलिए उनको 80 का डिफेंस नहीं मिला था, इसीलिए उनको 80 कह रही हूँ, 18 का डिफेंस नहीं मिला था। सेक्शन 18 जो है वो भारतीय न्याय संहिता का डिफेंस नहीं मिला था और उनको फिर लाइबल बनाया गया था। क्लियर? क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ही बताओ, फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पे आओ, 19। जल्दी आओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाइनटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए और आप इसको पढ़िए और समझिए। वो आपको यहाँ पे कहता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, एक्ट जो है वो हार्म कॉज तो कर रही है, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट, एक एक्ट जो कि हार्म तो कॉज कर रही है, तो क्या कहते हैं, 5 मिनट एसी चला लूँ, बहुत सफोकेशन हो गया है क्लास में। एक एक्ट जो है वो हार्म तो कॉज कर रहा है, पर वो जो एक्ट किया गया है वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन के लिए किया गया है। और अब इम्पॉर्टेंट लाइन को मार्क करो, और किस लिए किया गया है, टू प्रिवेंट अदर हार्म। मतलब आपने एक एक्ट किया है जिससे किसी को हार्म तो हुआ है, जिससे किसी को चोट तो लगी है, दिक्कत तो हुई है, पर आपने वो काम इसलिए किया है क्योंकि वो ज़रूरी था दूसरे हार्म को बचाने के लिए। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे अक्सर इसको गलत करके आते हैं। अब वो आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दैट नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm। अब इसको मार्क करो। अभी तक आप कह रहे थे नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, बट वो यहाँ पे लिख रहे हैं दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विद नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म। आपने एक एक्ट किया है और आपको ये नॉलेज था कि अगर आप ये एक्ट करोगे तो सामने वाले को कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी होगी, पर फिर भी आपने क्या किया है, कोई काम किया है, कोई एक्शन किया है। ठीक है, इफ इट बी डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। पर बेटा आपने वो काम अब क्यों किया है, क्योंकि किसी पर्सन और प्रॉपर्टी को आप बचाना चाहते थे, इसीलिए आपने वो हार्म कॉज किया है। पर अभी ये सेक्शन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी बड़ी लंबी कहानी है, और इसकी कहानी बड़ी लंबी कैसी है, वो आपको क्या चीज़ कहते हैं, वो आपको एक चीज़ कहते हैं कि आप समझना नीचे, इट इज़ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और आप इसे मार्क कर लो। प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या क्वेश्चन ऑफ लॉ है। इट इज़ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट in such a case whether the harm to be prevented or avoided was such of a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause। अब देखो, वो आपको यहाँ पे कुछ नहीं कह रहे, वो यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात कह रहे हैं कि क्या हुआ है, एक एक्ट हुआ है। अभी तक तो वो आपको कह रहे थे कि एक एक्ट हुआ है जो कि हार्म कॉज करता है, अभी तक तो आपको यही बात कह रहे थे कि एक एक्ट है जो हार्म कॉज कर रहा है, पर आपका इंटेंशन नहीं था और ना ही आपको नॉलेज थी।
ना ही आपको नॉलेज थी, आप जज थे, आपने कहा अरेस्ट कर लो, सामने वाला किसी और को ले आया, आपको कोई नॉलेज नहीं थी। 81 आपको कह रहा है कि आपने कोई हार्म कॉज किया है, बट अब जो वो हार्म कॉज हुआ है ना, उस हार्म कॉज करने में आपको ये तो पता था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो किसी ना किसी को तो चोट लगेगी लगेगी, किसी ना किसी पर्सन को, किसी ना किसी प्रॉपर्टी को तो दिक्कत होगी होगी, पर आपने वो इसलिए किया है क्योंकि आप एक दूसरा हार्म बचाना चाहते थे। अब वो आपको कह रहा है कि दूसरा हार्म बचाना क्या है। हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ तो है ही नहीं ना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। हम कह रहे हैं ये फैक्ट है कि क्या आपने जो एक्ट करा दूसरे आदमी को या दूसरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, क्या वो इतना ज़रूरी था कि आपको उस पर्सन को जो है वो हार्म कॉज करना पड़ा। अब मैं आपको इसको बड़े बेसिक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैं जो है वो पहाड़ पर, एसी मैंने चलाया है, मेरे को बहुत सफोकेशन हो रही है। हाँ, तो अब आप मेरी बात को समझो कि अब हम आपको क्या कह रहे हैं, हम आपको एक बात कह रहे हैं कि क्या हुआ है। अब बड़ी सिंपल स्टोरी है, मैं जो है वो पहाड़ पर जा रही हूँ और इस तरफ जो है खाई है और इस तरफ भी खाई है, और जब मैं जा रही हूँ सामने से तो मेरी कोई गलती नहीं है, बट सामने से इस साइड से बस आ रही है जिसमें 100 लोग हैं और इस साइड से साइकिल पे एक पर्सन आ रहा है, और अब वन वे है। लाइक वन वे का मतलब ये है कि आप एक गाड़ी इधर से जा सकती है और एक गाड़ी इधर से आ सकती है। बट अब जो है लेट सपोज कि बस वाला ही गलत चल रहा है, बस वाला इस साइड से आ रहा है, ठीक है, और ना बस वाला, साइकिल वाला मेरी तरफ से आ रहा है, बस वाला इस साइड से आ रहा है, या कुछ भी ऐसी बात है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये है कि मैं पहाड़ पे जा रही हूँ, सामने से साइकिल और बस वाला आ रहा है, और नाउ आई हैव लेफ्ट विद नो अल्टरनेटिव, मुझे एक को तो हार्म कॉज करना ही पड़ेगा। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने इस तरफ मोड़ ली बस की तरफ तो बस खाई में गिर जाएगी और 100 लोग मर जाएंगे, और मेरे को दिख रहा है कि अगर मैंने इस तरफ टक्कर मारी तो एक साइकिल वाला पर्सन वाला नीचे गिरेगा और वो मर जाएगा। तो अब मैंने क्या करा, मुझे पता है कि मेरे यहाँ गाड़ी टर्न करने से साइकिल वाला खाई में गिर जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी, तब भी मैंने ये काम करा। क्यों करा? क्योंकि मैं 100 लोगों को बचाना चाहती थी। समझ में आई बात? बट अब जो साइकिल वाले पर्सन की डेथ हुई है उसके घर वाले तो मुझ पर केस फाइल करेंगे, तो अब ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे कोर्ट में प्रूव करना है कि दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, उस वक्त की ज़रूरत थी कि मैं 100 लोगों को बचाकर इस तरफ टर्न ले लूँ। तो लॉ हमें कहता है कि आप ऐसा काम कर सकते हो, और ये कब कर सकते हो? जब नेसेसिटी है, जब बिल्कुल ऐसा हो गया है कि भाई अब आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं बचा और आपको जो है ऐसा कोई काम करना है। समझ में आई बात? सबसे पहले इसका इलस्ट्रेशन ए पढ़ो, रीड इलस्ट्रेशन ए। A. The captain of a vessel, suddenly and without any fault of negligence on his part, finds himself in such a position that before he can stop his vessel, he must inevitably run down a boat B with 20 or 30 passengers on board, unless he changes the course of his vessel. पढ़ो आगे. And by changing the course of his vessel, that by changing he must incur risk of running down a boat C with only 2 passengers. पूरा पढ़ लो, मैं आपको बस इसको डिटेल में समझा दूंगी, फिर पूरा आप अपने लेवल पे रीड करो, फिर मैं आपको इसकी स्टोरी 1 मिनट में समझा दूंगी। एक ऐसी पोजीशन में आ गया जो वो एक ऐसा वेसल या एक शिप चला रहा था कि उसको ऐसा लगा कि मुझे अपनी शिप को या वेसल को इमिडिएटली जो है वो क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। और
अगर मैं ऐसा करता हूँ तो अगर मैं वेसल को इस तरफ मोड़ता हूँ तो एक बोट भी है जिसमें 20-30 लोग बैठे हैं, तो क्या कहते हैं, उनको दिक्कत होगी। और अगर जो है मैं इस तरफ मोड़ता हूँ तो एक शिप सी है जिसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं, उनको दिक्कत होगी। तो अब अपने उसने अपनी वेसल को जो है वो बोट सी की तरफ मोड़ लिया कि जिससे जो 20-30 लोग हैं वो बच जाएं, वो ना मरे। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं, उसको पता था कि ऐसा करने से जो है सी बोट में बैठे हुए लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होगी ही होगी, बट वो बी में जिसमें ज़्यादा लोग बैठे थे उसको अवॉइड करना चाहता था, इसीलिए वो अवॉइड करने के लिए उसने सी की तरफ मोड़ लिया। तो यहाँ पर वो नीड ऑफ द आवर था, नेसेसिटी जो है वो माना जाएगा। बी को पढ़ो। ए इन अ ग्रेट फायर pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention and good faith of saving human life or property. Here, if it found that harm to be prevented was such a nature and so imminent as to excuse A's act, A is not guilty of the offense. कुछ नहीं कह रहा, एक सिंपल सी बात कह रहा है, आग लगी थी, आग फैल रही थी, अब उसने जो है उसको लगा कि और ना फैले, तो उसने जो है वो उसको आग को बचाने के लिए जो है वो क्या किया, कॉन्फ्लेग्रेशन होता है कि अगर मैंने उसको नहीं बुझाया, नहीं कुछ किया तो बिग फायर लग जाएगी, तो उसने जो है कुछ काम किया। अब यहाँ पर अगर ऐसा कोई कह दे कि उसके ये काम करने से और आग लग गई, तो हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, या किसी को जो है वो प्रॉपर्टी को हार्म हो गया या पर्सन को हार्म हो गया, तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं उसने जो काम किया उस वक्त उसका एक्ट जो वो इतना ज़रूरी था कि अगर वो काम नहीं करता तो और बड़ी आग लग जाती, तो यहाँ पर वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। बस सिंपल सी बात है कि वो यहाँ पर गिल्टी नहीं माना जाएगा। मैं आपको इसका एक मैगज़िन बताऊंगी, पहले आप इस कहानी को समझ लो। घिसे पिटे वही सब सेम एग्जाम्पल हैं कि अगर, और मैं अभी आपको इसका लैंडमार्क केस भी बताऊंगी। आपको क्या कह रहे हैं वो आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको पता था कि आपके एक्ट से कोई हार्म कॉज होगा ही होगा, फिर भी आपने वो काम करा। हम कह रहे हैं क्यों, क्योंकि वो दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, आपको जो है वो काम करना पड़ा, क्योंकि पता होते हुए भी आपको ये काम करना पड़ा। तो ये डिफेंस लेने का जो है ये सबसे पहला इसका पॉइंट है कि अगर आपको लग रहा है कि अर्जेंट थ्रेट है, आपको लग रहा है अर्जेंट थ्रेट है कि सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा इमरजेंसी है, इतने ज़्यादा अर्जेंट हैं कि आपको जो है वो स्टेप लेना ही लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? जैसे एक बड़ा अच्छा लैंडमार्क जजमेंट है, लिख लो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद अजमल मोहम्मद अमीर कसाब। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद अजमल मोहम्मद आमिर कसाब। मोहम्मद आमिर कसाब 2012 सुप्रीम कोर्ट। याद है ये क्या है? कसाब का केस है, टेररिस्ट अटैक किया था ताज होटल बॉम्बे पे। उसने जो है ना वो डिफेंस लिया, कोर्ट ने उससे पूछा कि भी तुमने इतने लोगों का मर्डर कर दिया, उसने कहा कि मेरे लिए ना ये जो है नेसेसिटी हो गया था, क्योंकि मुझे जितने भी हैंडलर्स थे ना वो मुझे जो है फोर्स कर रहे थे कि तुमको जो है ये अटैक करना ही करना है। तो क्या अब हम ये डिफेंस मान लेंगे? क्या ये नेसेसिटी है? कोई नेसेसिटी नहीं है, दिस इज़ नॉट नेसेसिटी। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको कोई अर्जेंट थ्रेट है, किस तरह का, कि आपको लग रहा है कि आपके एक्ट से 100 लोग मरेंगे या 2 लोग मरेंगे, तो आप 2 लोगों के मारने वाला एक्ट कर सकते हो। बट अगर बहुत ज़रूरी है तो, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप ये काम नहीं करेंगे। दूसरा आपको देखनी है प्रोपोर्शनैलिटी। दूसरा आपको देखनी है प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी का क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ। एक केस है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस संजय कुमार। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस संजय कुमार। 2012 सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट कहता है इस केस में कि आप ना नेसेसिटी का हार्म तभी ले सकते हो जब आप ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करना चाहते हो। ग्रेटर हार्म को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो तो आप नेसेसिटी का डिफेंस ले सकते हो, पर अगर आपने किसी छोटे से हार्म को करने के लिए कोई बड़ा ही हार्म कर दिया है तो अब जो है वो डिफेंस आपको नहीं मिल सकता। तो इस केस में क्या हुआ था कि अक्यूज ने ना एक पर्सन की मोटरसाइकिल को चुरा लिया। और क्यों चुराया? क्योंकि वो ना अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाना चाहता था, तो उसने जो है वो चुरा लिया। अब वो यहाँ पर उसने कहा कि मेरे को जो है ना वो थेफ्ट के लिए लाइबल नहीं बनाया जाए, क्योंकि ना ये नेसेसिटी था कि अगर मैं मोटरसाइकिल ना चुराता तो मैं हॉस्पिटल कैसे लेके जाता। तो कोर्ट ने कहा कि आपने जो है ना थेफ्ट जो किया है ये ग्रेटर हार्म है, प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाना ये जो है ये ग्रेटर हार्म नहीं है, चोरी करना इज ग्रेटर हार्म। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये भी सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस डिफर करता है। अगर बिल्कुल ऐसी स्टेज है कि वो मर जाएगी तब ऐसा कुछ काम है तो जज साहब देखेंगे, हम इस बात पे आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो है इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं। अब इसका ना एक लैंडमार्क जजमेंट है, देयर इज़ वन लैंडमार्क जजमेंट, रेगिना वर्सेस ड्यूडले एंड स्टीफन्स। रेगिना REGINA रेगिना वर्सेस ड्यूडले एंड स्टीफन्स। DUDLEY ड्यूडले एंड स्टीफन STEPHENS। (1884) पता ही नहीं कितनी बार ये प्रीलिम्स में आ चुका है कि 81 का या फिर यू कैन से 19 का अब भारतीय न्याय संहिता का लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है, तो हम कहते हैं आर वर्सेस ड्यूडले एंड स्टीफन। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। फैक्ट में कुछ नहीं है, फैक्ट में सिंपल सी बात थी, 3 लोग बोट पे थे और उनकी बोट जो है वो एक जगह फंस गई थी। तो अब जो 3 लोग थे तो उनका खाना पीना सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो अब उन्होंने जो है ना वो क्या किया कि वो जो 3 लोग थे उन तीनों लोगों के साथ जो है बेटा, गिव मी अ सेकेंड, आई डोंट नो इस क्लास में ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि एकदम से ना इतना सफोकेशन हो जाता है कि आंखों के आगे ना ब्लैकआउट हो जाता है। और मैं तो पानी भी पीती रहती हूँ पर पता नहीं फिर भी क्यों। चलो कोई नहीं। हाँ मैं यही सोच रही हूँ, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। चलो, तो इस केस में ना क्या हुआ था कि वो 3 लोग जो हैं वो बोट पे थे, उनके पास जितना खाना पीना था ना सब ख़त्म हो गया था। और ना उनमें से एक छोटा बच्चा था, तो 2 लोगों ने ना म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम तो फंसे ही हुए हैं और हमें जो है वो खाना पीना तो मिल नहीं रहा है, तो अगर हमें खाना पीना नहीं मिलेगा तो हम तीनों तो मर ही जाएंगे। तो जो ये छोटा सा बच्चा है ये पतला दुबला सा लीन सा है, तो अब अगर इससे आज खाना नहीं मिला तो ये भी मर जाएगा, तो खाना मिलने के कोई चांसेस भी नहीं लग रहे थे। तो उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि इसे मार के खा लेते हैं, कम से कम हम तो बच जाएंगे और आने वाले इतने दिन का भी जो है वो हमारा काम चल जाएगा। तो उन दोनों लोगों ने मिलकर उस बच्चे को ना जो है वो काट के मार के खा लिया और उनका काफ़ी दिन का काम जो है वो चल गया। अब क्या हुआ कि वन डे उनकी बोट को जो है वो रेस्क्यू किया गया, तो वो दोनों बच गए। तो उनसे आगे पूछा गया कि वो बच्चा कहाँ गया, तो ही सेड कि भी हम लोग फंस गए थे और ना हम लोग तो मर ही जाते, तो अगर वैसे भी वो इतने दिन तक जिंदा तो रह नहीं सकता था क्योंकि वो उस दिन मर जाता, तो हमने उसको मार के खा लिया, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि अब उन पे मर्डर का चार्ज लगा, तो उन्होंने जो है वो कहा कि इन पे जो है ना उन्होंने डिफेंस लिया नेसेसिटी का, कि हमने जो है ना ग्रेटर हार्म प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कि हम 3 लोग मरते तो इसलिए हमने एक को मार दिया, तो उन्होंने कहा कि हमने ग्रेटर हार्म को जो है प्रिवेंट करने के लिए एक स्मॉलर हार्म कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो कोर्ट ने बस उनको यही चीज़ कही कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट ने जो है उनको लाइबल किया और उनको जो है वो डेथ सेंटेंस जो है वो दी गई थी।
बाद में उनकी सेंटेंस को जो है वो रिड्यूस कर दिया गया था। डेथ सेंटेंस उनको दी गई थी, बाद में उनकी डेथ सेंटेंस को जो है वो कम कर दिया गया था। एक और बात समझिए, एक और बड़ा फेमस केस है इसमें, और वो केस क्या है ना कि एक शिप पे ना लोग होते हैं और वो शिप जो है ना वो डूब जाती है। तो ना अब जब शिप डूब जाती है तो सब अपना अपना बचने का रास्ता देख रहे होते हैं। तो एक पर्सन जो है वो जब पानी में गिर जाता है तो शिप की एक लकड़ी टूट के गिर जाती है, तो वो उस लकड़ी को, प्लैंक को, वुडन प्लैंक को जो है वो ले लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और सोचता है कि चलो मैं इसको ऐसे ऐसे करके किनारे तक पहुंच जाऊंगा। तो बी एक पर्सन जो है वो देखता है कि अच्छा ए तो जो है वो प्लैंक पे बैठ बैठ के जा रहा है, लेट लेट के जा रहा है, बट वो प्लैंक इतना ही था कि उस पर एक ही पर्सन आ सकता है। तो अब क्या हुआ कि बी उस प्लैंक पे चढ़ने की कोशिश करने लगा और ए ने उसको धक्का दे दिया और ए जो है उस प्लैंक को यूज़ कर करके कॉर्नर में पहुंच गया। तो बी के रिलेटिव्स ने ए के अगेंस्ट केस फाइल किया कि बी ऐसे ऐसे जो है ना इसने मर्डर किया है, कि वो प्लैंक पे बैठ जाता तो वो बच जाता। तो यहाँ पर ए ने डिफेंस लिया कि दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, मैं पहले से ऑलरेडी प्लैंक पे था और सब अपने आप को बचाने के लिए कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो यहाँ पे उसको लाइबल नहीं बनाया गया क्योंकि वो ऑलरेडी एक वुडन प्लैंक पे था। ठीक है, एक केस और है, यूनाइटेड स्टेट वर्सेस हॉल्म्स। यूनाइटेड स्टेट वर्सेस हॉल्म्स, यूनाइटेड स्टेट वर्सेस हॉल्म्स, HOLMES, OLMES। एक ना अमेरिकन वेसल थी जिसमें 65 पैसेंजर्स थे और 17 क्रू मेंबर्स थे। एक जो है वो शिप थी जिसमें 65 पैसेंजर्स थे और ना 17 क्रू मेंबर्स थे। तो बहुत तूफान आ गया और तूफान आने की वजह से बोट जो है वो सिंक कर गई। तो अब क्रू ने क्या किया कि बोट में पानी तो भर ही गया था बट बोट डूब जाती, तो बोट के जो क्रू मेंबर्स हैं ना उन्होंने क्या किया कि कुछ पैसेंजर्स को फेंक दिया बोट से नीचे कि बोट डूबेगी नहीं इसलिए। और ना जब क्रू मेंबर्स का ट्रायल हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ना, उन्होंने डिफेंस लिया कि नेसेसिटी थी, अगर हम उनको नहीं फेंकते तो जो है बोट जो है वो डूब जाती, बाकी सारे लोग जो हैं वो मतलब कि फिर नहीं हो पाते। तो यहाँ पर ना आपको सिर्फ एक पॉइंट जो है वो पता होना चाहिए कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज़ नो नेसेसिटी। अगर आपने खुद को बचाने के लिए कोई ऐसा काम किया है, चाहे सामने वाले को काट के खा लिया है या ऐसा कुछ कर दिया है, तो सेल्फ प्रिजर्वेशन इज़ नो नेसेसिटी। तो बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन कभी भी कोई नेसेसिटी नहीं हो सकती। और आपको यहाँ पर एक मैक्सिम जो है वो पता होना चाहिए, लिख लो अपनी कॉपी में। इसके लिए नेसेसिटी के लिए क्यूड, QUOD, आपकी स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है सब कुछ। QUOD, नेसेसिटस, क्यूड नेसेसिटस, नॉन हैबिट लेगम, नॉन हैबिट लीगम, लीगम, LEGUM, लीगम। और समझ लीजिए इसका मतलब है नेसेसिटी नोज नो लॉ। नेसेसिटी नोज नो लॉ, नेसेसिटी कोई लॉ नहीं मानती। क्लियर एवरीवन? आपको पेपर में आंसर इस तरह से लिख के आना है कि अगर आपको नेसेसिटी का डिफेंस चाहिए तो सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जो काम किया है वो इसलिए किया है कि आप बिगर हार्म को अवॉइड कर सकें। दूसरी बात,
आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका एक्ट जो है वो इतना ही मतलब आपका जो एक्ट आपने जो वो किया इसलिए किया क्योंकि आपके ऊपर अर्जेंट थ्रेट इमिनेंट डेंजर था। दूसरी बात आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने जो ये काम किया ये आपने गुड फेथ में किया, आपको नॉलेज थी कि ऐसा हो सकता है बट आपने गुड फेथ में किया। क्लियर एवरीवन? तो आपको ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पेपर में लिख कर आने हैं। अब आ जाओ, आज हम दो ही सेक्शन करेंगे, 20 एंड 21। विल डू 2 सेक्शंस टुडे, 20 एंड 21। सेक्शन 20 एंड 21। जो कि आईपीसी के थे 82 एंड 83। एक रिपीटेड क्वेश्चन जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दिल्ली जुडिशरी, हरियाणा, हिमाचल, एमपी, राजस्थान, हमेशा आता है डॉली इनकपेक्स का सेक्शन क्या है। इनकपेक्स और डॉली कपेक्स का सेक्शन क्या है, हमेशा पूछा जाता है। डॉली कपेक्स और डॉली इनकपेक्स का सेक्शन क्या है। डॉली इनकपेक्स का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ रॉन्ग डूइंग। आप कैपेबल ही नहीं हो कि आप गलत काम कर सको। इनकैपेबल ऑफ रॉन्ग डूइंग। तभी तो आपको डिफेंस मिल रहा है, तभी तो आपको इस सेक्शन में जो है, दोनों सेक्शंस में मतलब सेम ही है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिल रही है कि आपने कुछ भी किया हो आपको जो है वो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिल रही है कि आप सक्षम ही नहीं हैं कि आप कुछ गलत काम कर सकें। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिल रही है आपको। और डॉली कपेक्स का मतलब होता है यू आर एबल टू कमिट क्राइम। कि आप इतने सक्षम हैं कि आप लॉ की नजरों में क्राइम कमिट कर सकते हैं। मतलब आपने इतनी मैच्योरिटी अटेन कर ली है कि अब आपको सजा दी जा सकती है। और देखो 20 आपको कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। बहुत इंपॉर्टेंट बात वो आपको कह रहा है। ये आपको सेक्शन कहता है कि किसी चाइल्ड ने ऑफेंस किया है जो कि कितने साल से नीचे है, 7 years से कम है। तो 7 साल से नीचे के बच्चा अगर मर्डर भी कर दे तो उसका ऑफेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि वो इनकैपेबल है चीज़ों को जानने के लिए। तो आप इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए, रट लीजिए इस चीज़ को कि 7 साल से कम का बच्चा अगर कुछ भी करता है तो वो लाइबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। ही इज़ नॉट लाइबल फॉर एनीथिंग। आगे आओ, अब वो आपको कहते हैं 21 में आओ, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 years ऑफ एज। अबव 7 है बट क्या है, अंडर 12 है। मतलब 7 से 12 साल तक के रेशो में जो बच्चा है, ऑफ एज ऑफ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग। अब ये इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग को आप मार्क कर लीजिए। Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient majority। इसको मार्क कर लो कि कोई बच्चा जिसने ऑफेंस किया है जो कि 7 से 12 साल तक के बीच का है, अगर उसने सफिशिएंट मेचोरिटी अटेन नहीं करी है तो उसका एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा।
अगर वो चीजों को नहीं समझ पाता है तो उसका एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और इस बात को समझो। 7 साल से कम का बच्चा चाहे चीजों को समझ सकता हो चाहे चीजों को नहीं समझ सकता हो, वो कुछ भी करेगा, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। पर 7 साल से ऊपर का बच्चा और 12 साल से कम का बच्चा अगर ऐसा मानता है, चाइल्ड हु इज 7 years विल बी इंक्लूडेड अंडर विच ऑफ दीज। ठीक है, मैं आपको वो वाली बात बता देती हूँ, बट पहले आप कहानी को समझ लो। गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। चलिए अब आप आइए यहाँ पे, ध्यान से समझो। कहते हैं कि 7 साल तक का बच्चा, क्योंकि उसकी वर्डिंग क्या है, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। जो 7 साल का बच्चा है, अगर 7 साल तक का बच्चा अगर कोई काम करता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, चाहे वो चीज़ों को समझ सकता हो चाहे वो चीज़ों को नहीं समझ सकता हो, तो जो है वो क्या माना जाएगा, डॉली इनकपेक्स माना जाएगा। आप उसको ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं कर सकते। अब मैं रितिका आपके क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। चाइल्ड हु इज 7 years, ही इज फॉलिंग अंडर वेयर, बताओ। अंडर 7 का मतलब ये है कि अगर वो 6 साल आखिरी दिन तक एक दिन बचा है तो वो आता है डॉली इनकपेक्स में। और जब वो 7 साल का हो गया है तो उससे लेके 12 साल तक, बिलो 12 तक, तो वो फॉल करेगा किसमें, डॉली कपेक्स में। तो जो 7 साल होने में कुछ घंटे बचे हुए हैं वो वाले तो आएंगे डॉली इनकपेक्स में, और 7 साल का होते ही 12 साल तक का जो हो जाएगा वो आएंगे डॉली कपेक्स में। 21 तहसीम कुछ नहीं है, समझो मेरी बात को, ठीक है। तो अब हम आपको क्या कह रहे हैं, अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मान लो वो बच्चा मेच्योरिटी नहीं अटेन करा है और वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है और उससे कुछ हो गया है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बट वो बच्चा जो है वो 7 साल से लेके 12 साल तक के बीच का है और वो जो है कोई काम कर रहा है और वो समझ रहा है कि ये चीज़ गलत है और तब भी वो ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो है वो लाइबल माना जाएगा। समझ में आई बात आपको? अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एक बच्चे ने देखा कि वो अपनी मदर के साथ कहीं गया और एक बच्चे ने देखा कि ये तो कोई नेकलेस रखा है, उसको नहीं पता ये गोल्ड का है या किसका है, पर उसको ये पता है कि इसको चुराकर मुझे बेचकर पैसे मिल जाएंगे। तो हम ये बात कह रहे हैं कि वो इतनी मेच्योरिटी अटेन कर चुका है कि अगर वो उसको लेकर जाएगा और लेके जाके उसको बेचेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब ही हैज़ अटेन्ड दैट मेच्योरिटी लेवल कि ये करना जो है क्या है, गलत है। एक बच्चा है जो कि चाकू लिए हुआ है, उसको नहीं पता है कि इसको मारने से कुछ होगा, बट एक बच्चा है जिसको ये बात पता है कि अगर मैं इस चाकू से हाथ काट दूंगा तो ब्लड आएगा और इससे जो है हॉस्पिटल जा सकते हैं, और उसके बाद भी उसने किसी को वो चाकू मारा। तो हम कह रहे हैं कि ही हैज़ अटेन दैट मेच्योरिटी, वो समझ पा रहा है चीज़ों को। तो हम कह रहे हैं बट जो ये वाला सिनेरियो है बेटा, ये वाला सिनेरियो जो है ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो है और इसकी तरह से ना ये जो है ये जाएगा किसमें, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, क्योंकि हमारे पास अलग से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। हालांकि लॉ कहता है कि हम मैच्योरिटी देखेंगे, बट वी हैव डिफरेंट दिस, हमारे पास एक अलग एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसे हम इस चीज़ में देखते हैं। बट हम 1 मिनट के लिए प्रिज्यूम कर लेते हैं कि अगर 7 साल से 12 साल के बच्चे ने जो है ऐसी कोई मैच्योरिटी अटेन कर ली है, ठीक है, कि वो चीज़ों को समझ पा रहा है, तो हम ये बात कहेंगे कि वो लाइबल माना जाएगा, उसे फिर जो है हम उसमें लाइबल करेंगे ही करेंगे।
हाँ बिल्कुल तहसीन, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जो 7 साल का बच्चा है वो 21 में ही फॉल करेगा, क्योंकि 6 साल समथिंग लास्ट डे तक जो है वो आएगा इसमें। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई डिस्कशन का टॉपिक है कि 7 साल का बच्चा किस में आएगा, 21 साल का बच्चा किस में आएगा। उनके पास जो है वो भारतीय न्याय संहिता में पूछने के लिए बहुत कुछ है। आज तक तो कभी ये स्टोरी पेपर में आई नहीं कि 7 साल का इस दिन हुआ है तो वो किस में आएगा। ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि 7 साल तक का बच्चा अगर कुछ करता है तो नहीं माना जाएगा, 7 से 12 के बीच का करता है तो फिर मेचोरिटी अटेन करेंगे। समझ में आ गई बात? तो बस आपको ये बात जो है वो ध्यान में रखनी है। और कभी कभी हम इनको ये भी कह देते हैं कि ये इनफेंसी एक्सक्यूजेबल ऑफेंस है, क्योंकि जो बच्चा इतने दिन का होता है, इतने साल का होता है, तो हम उसे बोलते हैं ये इनफेंसी पीरियड चल रहा है। इनफेंसी जिसे हम बचपना कहते हैं, तो ये वो वाला पीरियड चल रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर इनफेंसी में आपने कुछ किया है और आप इतने सफिशिएंट नहीं हो मेचोरिटी अटेन करने के लिए, तो जो भी आपने ऑफेंस किया उसे एक्सक्यूज किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? आपको बस इतनी बात समझनी है। और कल हम बहुत इंपॉर्टेंट एरिया करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 14 से तो आई एम ऑन लीव, तो 14 को तो आपकी क्लास नहीं होगी, सीधा हम 19 को मिलेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि अब कल जो है वो ऐसा हो सकता है, देयर इज प्रोबेबिलिटी कि कल आपका पूरा का पूरा क्लास जो है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पे ही जाए। बट आई विल ट्राई कि मैं आगे भी कवर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे आपको अनसाउंडनेस में बहुत डिक्टेशन देनी है, आंसर राइटिंग समझाना है, कि क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर दैट टॉपिक फॉर वेरी लॉन्ग। तो हम जो है उसमें कल आंसर राइटिंग सीखेंगे, हम जो है क्वेश्चन करेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें उसमें करेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेरेक को कृपया पढ़ लीजिए, और हम लोग कल मिलेंगे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के साथ। इंटॉक्सिकेशन भी करेंगे अगर टाइम ने अलाउ किया, तो जैसा भी होगा विल डू इट टुमारो। फाइन, तो टेक केयर एवरीवन। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। तो हम कल मिलेंगे। डाउट है कोई? आप दोनों को क्लास में चीज़ें समझ में आई? तो फिर अब मैं क्या मान लूँ कि आप कल एडमिशन लेने आ रहे हैं, कि फन फन में ऐसे ही आ गए हैं कि चलो देख के आते हैं पीडब्ल्यू पे कौन जो है वो पढ़ा रहा है, ऐसे ही कहीं तो जाना ही है, तो चलो जी चलते हैं। बताया तो कि बाउंड बाय लॉ लीगल कंपल्शन है, पुलिस ऑफिसर ही कर सकता है, जिसने लॉ लॉ ने जिसको ड्यूटी दी है, और जस्टिफाइड बाय लॉ में आप मैं कोई भी हो सकता है। चलिए टेक केयर, कल मिलेंगे।